समरी ऑफ रिच डैड पुअर डैड। यूएस टुडे के अनुसार जो भी इंसान अपने आर्थिक भविष्य की भागदौड़ अपने हाथों में लेना चाहता है उसे रिच डैड पुअर डैड बुक से शुरुआत करनी चाहिए। अध्याय 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सार। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट कियोसाकी और उनके बचपन के मित्र को एक सहपाठी के बीच हाउस पर इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि वे एक समृद्ध स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे थे। उनके गरीब डैडी एक शिक्षक थे और अच्छे पैसे कमाते थे, लेकिन महीना चलाने के लिए हमेशा जूझते रहते थे। जब उन्हें यह सलाह दी गई कि जाकर पैसे बनाओ, तो रॉबर्ट और उनके मित्र माइक ने यह काम सचमुच करने की कोशिश की। उन्होंने टूथपेस्ट की खाली ट्यूब लिए जो उस वक्त जस्ते में बनते थे, उन्होंने उन्हें पिघलाया और नकली निकल बनाने के लिए प्लास्टर के सांचों का इस्तेमाल किया। रॉबर्ट के डैडी ने उन्हें जल्द ही सही राह पर पहुंचा दिया। उन्होंने यह सलाह दी कि उन्हें माइक के डैडी से पूछना चाहिए। उन्होंने कभी 8वीं ग्रेड की पढ़ाई पूरी नहीं की थी, लेकिन वे बहुत से सफल व्यवसाय चलाते थे। माइक के डैडी पुस्तक के अमीर डैडी उन्हें सिखाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी कुछ शर्तें थीं। उन्होंने कहा कि इसके लिए दोनों लड़कों को उनके कन्वीनियंस स्टोर में हर शनिवार की सुबह 3 घंटे तक काम करना होगा, जिसमें डिब्बों की धूल साफ करना तथा दीगर सफाई शामिल थी। उन्होंने कहा कि वे 10 सेंट प्रति घंटे की दर से पैसे देंगे। रॉबर्ट आमतौर पर 10 सेंट कॉमिक बुक्स पर खर्च कर देते थे। इस नीरस काम और कम वेतन से रॉबर्ट का जल्द ही मोहभंग हो गया। जब उन्होंने अपने मित्र से कहा कि यह काम छोड़ने वाले हैं, तो माइक ने कहा कि अमीर डैडी ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि ऐसा होगा और रॉबर्ट को जाकर उनसे मिलना चाहिए। रॉबर्ट के डैडी स्कूल टीचर थे और व्याख्यान देते थे, लेकिन माइक के डैडी कम बोलते थे और एक बहुत अलग तरीके से सिखाते थे, जैसा रॉबर्ट को पता लगने वाला था। अगले शनिवार की सुबह रॉबर्ट माइक के डैडी से मिलने गए, लेकिन अमीर डैडी ने रॉबर्ट से 1 घंटे तक धूल भरे अंधेरे लिविंग रूम में इंतजार कराया। वे भन्ना गए और भावुक हो गए जब उन्हें माइक के डैडी के सामने शिकायत करने का मौका मिला। उन्हें उग्र होकर कहा कि वे लोभी हैं और उन्हें प्रति सम्मान नहीं दिखा रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि माइक के डैडी ने अनुबंध के मुताबिक उन्हें कुछ नहीं सिखाया था, तो वे शांति से असहमत हुए। अमीर डैडी ने स्पष्ट किया कि जीवन आपको शब्दों से नहीं सिखाता, बल्कि चारों तरफ धक्के कर दिखाता है। कुछ लोग जीवन के धक्कों को चुपचाप झेल जाते हैं, बाकी नाराज हो जाते हैं और अपने बॉस या उनके प्रियजनों के खिलाफ भड़ास निकालते करते हैं। लेकिन कुछ लोग इससे सबक सीखते हैं और वास्तव में जीवन के धक्कों का स्वागत करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत है। जो लोग यह सबक नहीं सीखते, वे जीवन भर हर व्यक्ति को देते रहते हैं और किसी बड़े अवसर का इंतजार करते रहते हैं। ये सुरक्षित खेलने और कभी जोखिम न लेने या बड़ी जीत हासिल न करने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि वे और माइक पहले लोग थे जिन्होंने उनसे कभी पैसे बनाने का तरीका सीखना चाहा था। उनके पास 150 से ज़्यादा कर्मचारी थे और हालांकि उन्होंने नौकरी मांगी थी, लेकिन उन्हें रॉबर्ट और माइक की तरह कभी ज्ञान नहीं मांगा था। इसलिए अमीर डैडी ने जीवन की तरह सिखाने की कोशिश में लड़कों को थोड़ा आस पास धकाया। रॉबर्ट ने पूछा कि उन्होंने क्या सबक सीखा, सिवाय इसके कि अमीर डैडी ओछे थे और उन अपने कर्मचारियों का शोषण करते थे। अमीर डैडी ने इस बात पर उन्हें चुनौती दी और कहा कि ज़्यादातर लोग दूसरों को दोष देते हैं, जबकि वास्तव में उनका नज़रिया ही समस्या होता है। समस्या को कौन सुलझाएगा? उनका मस्तिष्क। माइक के डैडी ने कहा कि ये चाहते थे कि रॉबर्ट यह सीखे कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि वे इससे अपनी खातिर काम करा सकें। वे रॉबर्ट के क्रोध को देखकर भी खुश थे, क्योंकि क्रोध प्रेम के साथ मिलकर जोश को बनाता है, जो सीखने का एक अहम घटक है। उन्होंने आगे कहा कि पैसा लोगों की समस्याओं को नहीं सुलझा सकता। कई लोगों के पास भारी तनख्वाह वाली नौकरी तो होती है, लेकिन इसके बावजूद वे पैसे की समस्याओं से घिरे रहते हैं, जैसे रॉबर्ट के करीब डैडी, क्योंकि वे यह जानते हैं कि नहीं कि पैसे से अपना खातिर कैसे काम कराएं। उन्होंने कहा कि अगर रॉबर्ट ने यह सबक अभी नहीं सीखा, तो उन्होंने 10 सेंट प्रति घंटे की नौकरी में महसूस किया था, यानी निराशा, और यह महसूस करना जैसे वह वेतन काफ़ी नहीं था। वैसे ही वे जीवन भर महसूस करते रहेंगे। उन्होंने रॉबर्ट के टैक्स की अवधारणा बताई और यह स्पष्ट किया कि गरीब और मध्यवर्गीय लोग सरकार को उन पर टैक्स लगाने की अनुमति देते हैं, लेकिन अमीर नहीं देते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या रॉबर्ट में अब भी सीखने के प्रति जोश था। जब उन्होंने कहा हाँ, तो अमीर डैडी ने उनसे कहा कि अब वे स्टोर में काम करने के लिए उन्हें पैसे नहीं देंगे। उन्होंने
रॉबर्ट से कहा कि वे इसके पीछे का अर्थ निकालने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। रॉबर्ट और माइक ने 3 सप्ताह तक मुफ्त काम किया। माइक के डैडी आए और उन्हें बातचीत के लिए बाहर ले गए। उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने अब तक कोई चीज़ सीखी। वे कुछ नहीं सीख पाए थे। अमीर डैडी ने बताया कि अगर वे इस सबक को नहीं सीखते हैं तो ज़्यादातर लोगों जैसे होंगे, जीवन भर कम पैसों के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं। उन्होंने प्रति घंटे 25 सेंट वेतन का प्रस्ताव रखा, जिसका वास्तव बच्चों ने प्रतिरोध किया। उन्होंने इसे बढ़ाकर $1 प्रति घंटे का कर दिया, फिर $2 प्रति घंटे। रॉबर्ट खामोश बने रहे। 1 घंटे के $5 के अंतिम प्रस्ताव, जो उस वक्त एक भारी रकम थी, के बाद रॉबर्ट जान गए कि वे नहीं बिकेंगे। अमीर डैडी ने कहा कि यह अच्छी बात थी कि उनकी कोई कीमत नहीं थी। ज़्यादातर लोग की होती है, क्योंकि डर और लोभ उनके जीवन को नियंत्रित करता है। गरीबी का डर उनसे कड़ी मेहनत कराता है और वेतन कमवाता है, लेकिन एक बार जब उनके पास वेतन आ जाता है तो लोभवश के उन तमाम चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं जिन्हें वे खरीद सकते हैं। इससे उन्हें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत महसूस होती है ताकि वे ज़्यादा खर्च कर सकें। इसी को अमीर डैडी चूहा दौड़ कहते हैं। उन्होंने लड़कों को बताया कि पहला कदम खुद के सामने यह स्वीकार करना है कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। अक्सर लोग तार्किक दृष्टि से सोचने के बजाय अपनी भावनाओं के तहत प्रतिक्रिया करते हैं। वे यह स्वीकार से डरते हैं कि पैसा ही उन्हें के जीवन को चला रहा है, इसलिए पैसा उन्हें नियंत्रित करता है। ऐसी बात नहीं है कि इस डर का सामना सिर्फ ही जो करते हैं। अमीर लोगों को भी अक्सर डर लगता है। अमीर डैडी लड़कों को सिर्फ अमीर बनना ही नहीं सिखाते हैं चाहते हैं, क्योंकि पैसे से समस्या नहीं सुलझती है। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि स्कूल महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए यह शुरुआत नहीं बल्कि अंत है। और कुंजी यह है कि लड़के सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखें, अपनी भावनाओं से सोचना ना सीखें। उन्हें अपने विचारों को चयन करना सीखना चाहिए। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि वे पैसा कमाने के तरीकों पर निगाह रखें। जिस पल आप किसी अवसर को देख लेते हैं, आप जीवन भर उसको देखने लगेंगे। लड़कों ने ऐसा ही किया कि जल्द ही उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाने का अवसर दिखा, जहां बच्चे प्रवेश शुल्क देकर 2 घंटे मनचाही कॉमिक्स बुक्स पढ़ सकते हैं, बिना कॉमिक्स बुक्स जो कन्वीनियंस स्टोर में फेंक दी जाती थी। उन्होंने भारी मुनाफा कमाया और लाइब्रेरी का यह व्यवसाय 3 महीने तक अच्छी तरह चला, लेकिन फिर लाइब्रेरी में फसाद होने की वजह से इसे बंद करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपनी अनुपस्थितियों में पैसों से अपने खातिर काम कराने का पहला सबक सीख लिया था। वे ज़्यादा सीखने के लिए तैयार थे और माइक के डैडी उन्हें सिखाने के लिए तैयार थे। बाएं गोलार्ध का पल। ऊंचे वेतन वाली नौकरी के बावजूद रॉबर्ट के गरीब डैडी जैसे लोग खर्चा चलाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। दाएं गोलार्ध का पल। हटाई जाने वाली कॉमिक्स बुक्स को नए सृजनात्मक तरीके से देखने की बदौलत उन्होंने व्यवसाय का एक अवसर बना लिया। अचेतन पल। लोग डर और लोभ की भावनाओं को अपना जीवन चलाने देते हैं। अध्याय 2। आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाएं। सार। हम लगभग 3.5 दशक बाद रॉबर्ट और माइक से दोबारा मिलते हैं। माइक ने अपने पिता की कंपनी की बागडोर संभाल ली और अमीर डैडी से भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जहाँ तक रॉबर्ट का प्रश्न है, वे 1994 में से 47 वर्ष की उम्र में रिटायर हो चुके हैं। उनकी और उनकी पत्नी की दौलत अपने आप बढ़ रही है, जैसे कोई गहरी जड़ों वाला वृक्ष बढ़ता है। वे 1923 की एक मीटिंग की कहानी बताते हैं, जिसमें उस युग के महानतम लीडर्स और सबसे अमीर व्यवसायियों ने हिस्सा लिया था, जो सबसे बड़ी स्टील और गैस कंपनी के स्वामी थे, जो न्यू आर्क स्टॉक एक्सचेंज चलाते थे और जो राष्ट्रपति हार्डिंग की कैबिनेट में थे। 25 साल बाद उनमें से ज़्यादातर के जीवन का दुखद अंत हुआ था और वे या तो दिवालिया थे, निर्वासित थे या फिर जेल में थे। संभवतः 1929 के स्टॉक क्रैश और महामंदी ने उन्हें दुर्भाग्य से भूमिका निभाई थी, लेकिन आज हम उनसे भी ज़्यादा उथल पुथल और परिवर्तन वाले युग में भी जी रहे थे। हमारे बचाव के लिए पैसे से ज़्यादा ज़रूरी और शिक्षा और सिखाने की योग्यता। महत्वपूर्ण बात यह नहीं थी कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह थी कि आप कितना रखते हैं और आप इसे कितनी पीढ़ियों तक रखते हैं। इसलिए जब लोग रॉबर्ट से पूछते हैं कि अमीर होने की शुरुआत कहाँ से करें, तो वे उन्हें वही जवाब देते हैं जो उनके अमीर डैडी ने उन्हें दिया था। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वित्तीय दृष्टि से साक्षर बनने की ज़रूरत है। रॉबर्ट बताते हैं कि कई लोग किसी छोटे घर के लिए बनी नींव पर अट्टालिका खड़ी करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बच्चे बहुत कम वित्तीय शिक्षा के साथ कॉलेज से निकलते हैं, इसलिए वे अपने वयस्क जीवन की शुरुआत अमेरिका सपने का पीछा करने से
करते हैं, लेकिन खुद को गहरे कर्ज में पाते हैं। बाहर निकलने का कोई उन्हें तो एकमात्र तरीका दिखाई देता है और वह है अमीर बनने की रणनीति। लेकिन उस वित्तीय साक्षरता की पृष्ठभूमि के बिना उनके प्रयास किसी कमजोर नींव पर अट्टालिका तानने जैसे होते हैं। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने के बजाय वे अंततः लीनिंग टावर ऑफ सार्बिया बनाते हैं। रॉबर्ट और उनके बचपन के मित्र माइक को उनके अमीर डैडी की शिक्षा की बदौलत एक मजबूत बुनियाद मिली थी जो अट्टालिका बनाने लायक थी। अकाउंटिंग का विषय नीरस और दुविधापूर्ण है और वित्तीय सफलता के लिए बेहद अनिवार्य है। अमीर डैडी ने दोनों लड़कों को इसे सिखाते हुए समय सरलता के लिए केवल चित्रों का इस्तेमाल किया। बाद में जाकर उन्होंने मुख्य अवधारणाओं का मार्गदर्शन के लिए संख्याएं जोड़ना शुरू की। रॉबर्ट कहते हैं कि पहला नियम यह है कि आपको संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क पता होना चाहिए और सिर्फ संपत्तियां खरीदना चाहिए। उनको बस इतना ही जानने की जरूरत है, लेकिन इसके इतने सरल होने के बावजूद यह एक ऐसी चीज़ है जिसे कई लोग नहीं समझ पाते हैं। जब अमीर डैडी ने शुरू में इसे दो किशोर लड़कों को समझाया तो उन्होंने सोचा कि वे मजाक कर रहे थे। वैसे यह बात कैसे नहीं समझते? क्या हर व्यक्ति अमीर नहीं बनना चाहता? समस्या यह है कि बैंकरों, वित्तीय नियोजक और दूसरों ने ज़्यादातर लोगों को अलग तरीके से सृजित किया है। इसलिए उन्हें अपने दिमाग से पहले से भरे विचारों को भूलना होगा। कुछ लोग तो इतने बुनियादी पहलू पर लौटने को अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ मानते हैं। संपत्ति और दायित्व की सच्ची परिभाषाओं शब्दों में नहीं बल्कि अंकों में निहित है। पाठकों की मदद के लिए रॉबर्ट वैसे ही रेखांकन चित्रों का इस्तेमाल करते हैं जैसे रेखा चित्रों का इस्तेमाल अमीर डैडी ने उनकी मदद करने के लिए किया था। यह संपत्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। रेखा चित्र का ऊपरी हिस्सा इनकम स्टेटमेंट, जिससे रॉय प्रायः प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहा जाता है, यह आय और व्यय को बताता है, जैसा पैसा अंदर और पैसा बाहर। रेखाचित्र का निचला हिस्सा बैलेंस शीट है। बैलेंस इसलिए क्योंकि इसमें संपत्तियों को दायित्व के साथ संतुलित किया जाता है। संपत्तियां आपकी आमदनी बढ़ाती हैं, वे आपकी जेब में पैसा लाती हैं। यह दायित्व का कैश फ्लो है। दायित्व आपकी जेब से पैसा बाहर निकालता है। अमीर बनना चाहते हैं जो तो संपत्तियां खरीदने यह सरल लगता है, लेकिन इतने सारे लोग इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे दायित्व खरीदते हैं। यदि आप दौलत हासिल करना और कायम रखना चाहते हैं तो आपको अपनी समझ को बढ़ाना चाहिए। यह सिर्फ संख्याओं की बात नहीं है, बात यह है कि संख्याएं क्या कहानी बताती हैं। उनमें से हर रेखाचित्र के तीरों का अनुसरण करके देखें कि पैसा कहाँ प्रभावित हो रहा है, यानी कैश फ्लो का रुख किस ओर हो रहा है। इससे आपको उस वित्तीय स्थिति की कहानी या कथानक समस्या समझ में आ जाएगा। यह एक गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। इनकम स्टेटमेंट में आय जो आती है, नौकरी में वेतन मिलता है, और व्यय होता है उसका टैक्स, किराया, किराना, यातायात, कपड़े ईटीसी में उसका व्यय होता है। बैलेंस शीट अगर देखें गरीब का तो संपत्तियां दायित्व में फिर कुछ नहीं बच पाता क्योंकि पूरा पैसा खर्च हो जाता है। यह मध्य वर्ग के एक व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। इनकम स्टेटमेंट में नौकरी आय होती है, नौकरी से वेतन मिलता है, और उसका व्यय होता है टैक्स, मार्गेज भुगतान का, कर लोन भुगतान, क्रेडिट कार्ड का भुगतान, स्कूल लोन का भुगतान। और बैलेंस शीट में लास्ट में संपत्तियां और दायित्व के कॉलम में संपत्तियां तो बचती ही नहीं, सिर्फ दायित्व, मार्गेज, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, स्कूल लोन, दायित्व यानी लायबिलिटीज। यह एक दौलतमंद आदमी का कैश फ्लो पैटर्न है। इनकम स्टेटमेंट आय होती है उसकी किराए से आमदनी, डिविडेंड के रूप में, ब्याज के रूप में, रॉयल्टी के रूप में उसकी आय होती है। उसका व्यय होता है टैक्स, मार्गेज भुगतान। अंत में बैलेंस शीट में देखेंगे तो संपत्तियां और दायित्व कॉलम में अमीर व्यक्ति का जो संपत्तियां होंगी उसमें रियल एसेट, शेयर, बॉन्ड्स, नोट्स, बौद्धिक संपदा ईटीसी। और जबकि लायबिलिटीज में मार्गेज, उपभोक्ता लोन, क्रेडिट कार्ड ईटीसी। इन सरल रेखा चित्रों में कैश फ्लो यह कहानी बताता है कि हर व्यक्ति पैसों को कैसे संभालता है। प्रायः कर्ज में फंसे लोग यह सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने ही उनकी समस्या का हल है, लेकिन ज़्यादा पैसे से उनकी समस्या नहीं सुलझ सकती, उल्टे वे कई गुना बढ़ जरूर सकती है। इसलिए इतने सारे लोग जिन्हें अचानक बहुत सारा पैसा मिलता है, जैसे लॉटरी या विरासत से, वे ऐसे तेज से फूंक डालते हैं। ज़्यादा पैसा का परिणाम यह होता है कि खर्च भी उतना ही बढ़ जाता है। इतने सारे लोगों में जिस चीज़ की कमी है वह वित्तीय शिक्षा, इसलिए वे अपने
पेशे में सफल होने के बावजूद पैसों की तंगी से परेशान हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने पैसा कमाना बनाना सीख लिया हो, लेकिन यह नहीं सीख पाए कि इसका प्रबंधन कैसे किया जाए। बहुत बुद्धिमान लोगों भी पैसा ढीले यानी वित्तीय के मामले में अंगूठा टेक हो सकते हैं। उन्होंने यह सीख तो लिया कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत कैसे की जाए, लेकिन उन्होंने यह नहीं सीख पाए कि पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे कराई जाए। रॉबर्ट एक युवा दंपति की कहानी बताते हैं जिनकी शादी होती है और वे इकट्ठे जीवन शुरू करते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है, लेकिन इसके साथ ही उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। दंपति पर पहले मार उसकी पड़ती है जो ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा खर्च होता है, टैक्स। और कई लोगों के लिए इनकम टैक्स सबसे बड़ा आघात नहीं होता, यह सोशल सिक्योरिटी होता है। लगभग 15% सोशल सिक्योरिटी टैक्स को जब मिडकेयर टैक्स रेट से मिला दिया जाता है, तो जिन सभी में नियोक्ता को बराबरी हिस्सेदारी करनी होती है, वह राशि जिसका भुगतान नियोक्ता अब कर्मचारी को नहीं कर सकता और कर्मचारी को उस राशि पर इनकम टैक्स देना होता है। युवा दंपति का सामना इन टैक्सों से होता है और जब वे मकान खरीदते हैं उनसे प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ता है और नए मकान के साथ नई कार, नया फर्नीचर, नया सामान भी आता है। अचानक उनके दायित्व बढ़ जाते हैं और मॉर्गेज तथा क्रेडिट कार्ड कर्ज हावी हो जाते हैं। दंपति चूहा दौड़ में फंस जाते हैं। इसमें एक शिशु को भी जोड़ दे और वे ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। ज़्यादा आमदनी के कारण ज़्यादा टैक्स लगता है, कर्ज बढ़ता रहता है और वे अनंततः इसे एक कंसोलिडेटेड लोन में अपने मॉर्गेज को एकत्रित कर लेते हैं, लेकिन उनकी आदतें नहीं बदलती हैं। इसलिए क्रेडिट कार्ड का कर्ज चलता रहता है, साथ ही वे अपने होम लोन की अवधि को भी बढ़वा लेते हैं। इस दंपत्ति के लिए उन जैसे इतने सारे लोगों को सच्ची समस्या क्या है? सिर्फ यह है कि वे नहीं जानते हैं कि अपने पास के पैसों का प्रबंधन कैसे करें। इसका कारण यह है कि वे वित्तीय रूप से निरक्षर और संपत्ति तथा दायित्व के सच्चे फर्क को नहीं समझते हैं। इतने सारे लोग यह प्रश्न का समय ही निकाल पाते हैं कि क्या किसी चीज़ में समझदारी है। वे तो बस भीड़ का अनुसरण करते रहते हैं। अक्सर वे बिना सोचे समझे यह बहुत बात दोहरा देते हैं जो उन्हें बताई गई। डाइवर्सिफाई, आपका घर एक संपत्ति है, आपको ज़्यादा कर्ज लेने के लिए टैक्स में छूट मिलती है। कोई सुरक्षित नौकरी खोजो, गलतियाँ मत करो, जोखिम मत लो। रॉबर्ट और माइक ने अमीर डैडी के साथ मीटिंगों में बैठकर बहुत सारा समय गुजारा था, लेकिन अमीर डैडी का जिन बुद्धिमान लोगों से खुद को घेरे रहते थे, उनसे एक लड़कों ने भी बहुत कुछ सीखा था। इनका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने उनके स्कूल में सिखाए जाने वाले मानक रूढ़ियों पर प्रश्न करना सीखा। इससे समस्याएं उत्पन्न होने लगीं और वे अपने शिक्षकों से दूर होने लगे। रॉबर्ट पैसों के मामले में अपने असली डैडी से असहमत होने लगे, खासतौर पर उनके गरीब डैडी के इस दृष्टिकोण से कि उनका घर उनका सबसे बड़ा निवेश था। इसके विपरीत अमीर डैडी अपने घर को निवेश नहीं, दायित्व मानते थे। कई लोग अब भी यह विश्वास करते हैं कि उनका मकान संपत्ति है, लेकिन रॉबर्ट सिखाते हैं कि घर दायित्व है, यानी लाइबिलिटीज है, क्योंकि यह पैसे आपकी जेब को बाहर निकालता है। केवल टैक्स और व्यय के कारण ही नहीं, बल्कि मूल्य कम होने तथा औसत चूकने के कारण भी, क्योंकि आपका सारा पैसा आपके घर में बंध जाता है, इसलिए आप किसी दूसरी जगह उसका निवेश नहीं कर पाते और इस वजह से आप निवेश अनुभव की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आप कभी ज़्यादा बहुत बड़ा मकान नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन पहले उन संपत्तियों को खरीदें जो मकान का भुगतान करने के लिए कैश फ्लो दे। जब संपत्तियां इतनी बढ़ जाती हैं कि वे अब व्यय से ज़्यादा आय देने लगती हैं, तो बचे हुए पैसों का निवेश संपत्तियों में दोबारा कर दिया जाए। जब इससे बैलेंस शीट का संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता है, जिससे ज़्यादा आमदनी उत्पन्न होती है। परिणाम यह होता है कि जो अमीर लोग संपत्तियों और दायित्वों के फर्क को समझ लेते हैं, वे ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। मध्य वर्ग चूहा दौड़ में अटका रहता है, क्योंकि आमदनी उत्पन्न करने वाली संपत्तियों में निवेश करने के बजाय अपने घर संपत्ति मानता रहता है। वह इसलिए भी अटका रहता है क्योंकि उसका वेतन भी उसकी आय का मुख्य स्रोत होता है और जब उसकी आय बढ़ती है तो उसके टैक्स भी बढ़ जाते हैं। कई लोग म्यूचुअल फंडों में निवेश करते हैं, अपने खातों संभालने के लिए मैनेजर को पैसे देते हैं, क्योंकि उनके पास यह करने के लिए समय या विशेषज्ञता नहीं होती। वह महसूस करते हैं कि म्यूचुअल फंड खेल को सुरक्षित तरीके से खेल रहा है और उन्हें इसलिए सुरक्षित खेलना है क्योंकि उनकी बैलेंस शीट संतुलित रही है। वे अवसरों का लाभ इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने अधिकतम कर्ज ले रखा है और वे पैसा केवल वेतन के जरिए उनकी जेब में आ रहा है। अमीर बनना चाहते हैं, उन अपने प्रयास आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियां खरीदने पर केंद्रित कर लें। जब आप सचमुच समझ लें कि संपत्ति क्या है, दायित्व और व्ययों में कम रखें, आप अपनी संपत्ति वाले कॉलम को ज़्यादा गहरा कर लेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि आप कब दौलतमंद बन जाएंगे? रॉबर्ट कियोसाकी
फुलर की परिभाषा का इस्तेमाल करते हैं। दौलत इंसान की आगे कितनी दिनों तक जिंदा बचे रहने की योग्यता है, यानी अगर मैं आज काम करना छोड़ दूं तो मैं कितने लंबे समय तक जिंदा रह सकता हूं। इसे कहने का एक और तरीका है, दौलत व्यय वाले कॉलम की तुलना में संपत्ति वाले कॉलम से मिलने वाले कैश फ्लो का पैमाना है। जबकि आपकी संपत्तियां आपके व्यय पूरे करने लायक पर्याप्त आय उत्पन्न कर देती हैं तो आप दौलतमंद बन जाते हैं, भले ही आप धनाढ्य ना हुए हों। बाएं गोलार्ध का पल, संख्याओं को देखें और उनके साथ उनके द्वारा बताई जाने वाली कहानियों को पढ़ना सीखिए। संपत्तियां आपकी जेब में पैसा डालती है, अगर कोई आपकी जेब से पैसा बाहर निकालता है तो ये संपत्ति नहीं, यह तो दायित्व है। दाएं गोलार्ध का पल, बैलेंस शीट के रेखा चित्र विभिन्न लोगों के जीवन में पैसे की गतिविधियों को स्पष्ट करने में मदद करते हैं। अचेतन पल, बहिष्कार कर डर लोगों को आमतौर पर स्वीकृति राय पर लोकप्रिय प्रवृत्तियों पर प्रश्न किए बिना उन्हें स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे अक्सर उन्हें वित्तीय का नुकसान होता है। अध्याय 3, सबक 3, अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। सार, रॉबर्ट के एक मित्र ने 1974 में ऑस्टिन की टेक्सास यूनिवर्सिटी के मैकडाउन के संस्थापक रे क्रॉक का व्याख्यान सुना। बाद में रे विद्यार्थियों ने साथ उनके प्रियजन स्थान पर बियर पीने जाने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा कि उनके हिसाब से वे किस व्यवसाय में हैं। पहले तो विद्यार्थी हंसे और फिर उन्होंने जवाब दिया कि जाहिर है वे हैमबर्गर बेचने के व्यवसाय में हैं। लेकिन रे ने उन्हें बताया कि वे हैमबर्गर व्यवसाय में नहीं हैं, बल्कि वे रियल एस्टेट में हैं। वे जानते हैं कि हर फ्रेंचाइजी की ज़मीन और स्थान की इसकी सफलता में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। आज मैकडॉनल्ड्स संसार में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अकेला स्वामी है, जिसके साथ पूरे संसार के सबसे मूल्यवान चौराहों और सड़कों के नुक्कड़ों का स्वामित्व है। रॉबर्ट के मित्र ने उस सबक को दिल में उतार लिया और आज वह कई कार सर्विसिंग सेंटर का मालिक है, लेकिन उसका व्यवसाय उन कार सर्विसिंग सेंटर के नीचे की रियल एस्टेट है। बहुत सारे लोग दूसरों की खातिर काम करते हैं, उन्हें नियोक्ता, सरकार, टैक्सेस और बैंक मार्गेज, रिक रॉक और अमीर डैडी का रहस्य क्रमांक 3 जानते थे। उन अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। आपका अपना पूरा जीवन किसी दूसरे के खातिर काम करके बर्बाद ना करें। आपके पेशे और आपके व्यवसाय में बड़ा फर्क होता है। अक्सर रॉबर्ट लोगों को पूछते हैं कि आपका व्यवसाय क्या है, और वे जवाब देते हैं, ओह मैं बैंकर हूँ। फिर वे उनसे पूछते हैं कि क्या वे बैंक के मालिक हैं, और वे आमतौर पर प्रतिक्रिया करते हैं, नहीं नहीं, मैं वहाँ काम करता हूँ। इस प्रकरण में उन्होंने अपने पेशे को गलती से अपना व्यवसाय समझ लिया है। उनका पेशा बैंकर का तो हो सकता है, लेकिन उन्हें अब भी उनके खुद के व्यवसाय की जरूरत है। बहुत सारे लोग किसी दूसरे के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें अमीर बनाने में अपना जीवन बिता देते हैं। अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब कोई कंपनी शुरू करना नहीं, हालांकि कुछ लोगों के लिए यह भी हो सकता है। इसके बजाय उसका व्यवसाय आपकी आय वाले नहीं, संपत्ति वाले कॉलम के इर्द गिर्द घूमता है। प्रमोशन या बेहतर नौकरी से आपको ज़्यादा वित्तीय दृष्टि से सुरक्षित बनने में तभी मदद मिलेगी जब अतिरिक्त पैसे का इस्तेमाल आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियों को खरीदने में लगाया जाए। ज़्यादातर गरीब और मध्यवर्गीय लोग वित्तीय दृष्टि से रूढ़िवादी होते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके पास कोई वित्तीय बुनियाद नहीं होती है। उन्हें अपनी नौकरियों से चिपके रहना होता है और खेल को सुरक्षित तरीके से खेलना होता है। वे जोखिम लेने वहन नहीं कर सकते, और जब मुश्किल समय आते हैं तो लोगों के जिन चीज़ों को संपत्तियां माना था वे किसी वित्तीय संकट से बचने में उनकी मदद नहीं करती हैं। उस कार का मूल्य बहुत घट गया है और गोल्फ क्लब्स उनका भी यही हाल होता है। बैंक किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिन चीज़ों की संपत्तियों की सूची में रखने की अनुमति देता है वे अक्सर सच्ची संपत्तियां नहीं होती हैं। रॉबर्ट को एक बार लोन देने से मना कर दिया गया था क्योंकि बैंक को यह पसंद नहीं आया था कि वे किराए से इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। बैंकों को यह चिंता भी थी कि उनके पास समान नौकरी नहीं है, लेकिन जब रॉबर्ट ने शूट आउट कलेक्शन और अन्य व्यक्तिगत चीज़ों की संपत्तियों की सूची में शामिल किया तो बैंक वालों को कोई दिक्कत नहीं हुई। नेटवर्क का पैमाना नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि यह है, लोग जिन ज़्यादातर तथाकथित संपत्तियों के आधार पर अपनी नेटवर्थ तय करते हैं वे उतनी मूल्यवान नहीं होती जैसे कि वे सोचते हैं, या अगर उनका मूल्य बढ़ गया हो तो उन्होंने वाले मुनाफे पर टैक्स लग जाएगा। इसलिए रॉबर्ट को लोगों से कहते हैं कि अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करें, जीवन दिन की नौकरी करते रहें, लेकिन असली संपत्तियां खरीदना शुरू करें। दायित्व या व्यक्तिगत चीज़ों नहीं जिनका घर लाने के बाद कोई सच्चा मूल्य नहीं रह जाता। व्यय को
कम करें, दायित्व कम करें और मेहनत से ठोस संपत्तियों को नींव बनाएं। अभिभावकों को अपने संतानों के घर छोड़ने से पहले उन्हें यह सिखाने की ज़रूरत है ताकि वे समझ सकें कि सच्ची संपत्ति क्या है। इसके फलस्वरूप वे खुद को कर्ज की जीवन शैली में नहीं फंसने देंगे। रॉबर्ट कहते हैं कि असली संपत्तियां निम्न श्रेणियों में आती हैं। पहला, ऐसे कारोबार जिनमें मुझे मौजूद रहने की ज़रूरत नहीं, मैं उनका मालिक अवश्य हूँ, लेकिन दूसरे लोग उनका प्रबंधन करते हैं या उन्हें चलाते हैं। अगर मुझे भी वहाँ काम करना पड़े तो यह कारोबार नहीं होगा, यह तो नौकरी बन जाएगी। दूसरा, शेयर। तीसरा, बॉन्ड। चौथा, आमदनी देने वाले रियल एस्टेट। पांचवा, नोट्स, IOU। छठवा, बौद्धिक संपदा यानी संगीत, पटकथा और पेटेंट आदि से मिलने वाली रॉयल्टी। सातवां, कोई अन्य चीज़ जिसका मूल्य हो, जो आमदनी देती तो हो या जिसका मूल्य बढ़ता हो और जिसको तैयार बाजार हो। उन संपत्तियों को हासिल करें जिससे आप प्रेम करते हैं। रॉबर्ट को रियल एस्टेट से प्रेम है, इसलिए वे अपना ज़्यादातर समय अपने उसके बारे में सोचते हैं और अपनी शॉपिंग करने में बिताते हैं। अगर आप रियल एस्टेट को पसंद नहीं करते तो आपको इससे निवेश ना करें। रॉबर्ट छोटी नई कंपनियों के शेयर में भी प्रेम करते हैं क्योंकि खुद एक उद्यमी है। कुछ लोग इतनी कम पूंजी वाली संपत्तियों के जोखिम से घबराते हैं, लेकिन रॉबर्ट इन्हें दौलत बनाने की जगह के रूप में देखते हैं। उनकी रणनीति 1 वर्ष में निवेश बाहर निकलने की होती है। दूसरी तरफ उनकी रियल एस्टेट की रणनीति यह है कि वे छोटी शुरुआत करें और मुनाफे पर लगने वाले टैक्स के निलंबित करते हुए उन्हें बेचकर ज़्यादा बड़ी जायदाद खरीदें और रियल एस्टेट को 7 साल में कम रखें। मरीन और जिरॉक्स के लिए काम करते समय भी रॉबर्ट के अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित रखा। वे दिन की नौकरी करते रहे, लेकिन अपनी संपत्तियां अपने कॉलम में सक्रिय रहें तथा रियल एस्टेट और छोटे शेयरों के कारोबार करते रहे। उन्होंने अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट को जितना ज़्यादा समझा, वे निवेशकों का विश्लेषण करने और अंततः अपनी खुद की कंपनी बनाने में अब उन्हें उतने ही बेहतर बनते चले गए। वे लोगों को कोई कंपनी शुरू करने की सलाह नहीं देते जब तक कि उनसे सचमुच ऐसा करने की इच्छा ना हो। अगर इच्छा नहीं है तो वे उन्हें सलाह देते हैं कि अपने दिन की नौकरी कायम रखें और अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित रखें। अपनी संपत्ति वाले कॉलम को मजबूत बनाएं और बनाए रखें। जब कैश फ्लो बढ़ जाता है तो लोग विलासिताओं में संलग्न हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ तभी अगर कैश फ्लो का समर्थन करें। संपत्ति वाले कॉलम को बनाएं और फिर उन संपत्तियों से उत्पन्न आमदनी से विलासिताओं को खरीदें। बाएं गोलार्ध का पल। जब संपत्तियां विलासिताओं को खरीदने लायक पर्याप्त आमदनी देने वाले लगें तब उन्हें खरीद सकते हैं। दाएं गोलार्ध का पल। आपको व्यवसाय क्या है इसके बारे में सृजनात्मक तरीके से सोचें, यह आपका पेशा नहीं है। और चेतन पल। आप जिस प्रकार की संपत्तियों से प्रेम करते हैं उन्हें हासिल करें, क्योंकि आप उनकी बेहतर परवाह करेंगे और उनके बारे में सीखने में आपको मज़ा भी आएगा। धन्यवाद। अध्याय 4, सबक 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की शक्ति। समरी। कई लोग रॉबिन हुड को नायक मानते हैं, जो अमीरों से पैसा लेता था और गरीबों को पैसा देता था। अमीर डैडी को यह धारणा नहीं थी। वे रॉबिन हुड को अपराधी कहते थे। हालांकि लोकप्रिय धारणा यह है कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए और गरीबों को पैसा देना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि यह मध्य वर्ग होता है जिस पर भारी टैक्स लगता है, खासतौर पर शिक्षित उच्च तथा मध्य वर्ग। यह कैसे होता है, यह समझने के लिए रॉबर्ट टैक्स का संक्षिप्त इतिहास बताते हैं। इंग्लैंड और अमेरिका में मूलतः कोई टैक्स नहीं था, केवल युद्ध जैसी चीज़ों के लिए कभी कभार अस्थायी टैक्स वसूल किया जाता था। 1874 में इंग्लैंड ने अपने नागरिकों पर स्थायी इनकम टैक्स लगा दिया। अमेरिका में वह भूमि और चाय पर टैक्स की वजह से बोस्टन टी पार्टी प्रतिरोध हुआ था और क्रांतिकारी युद्ध को चिंगारे मिली थी। वहाँ 1913 में 16वीं संशोधन की बदौलत इनकम टैक्स स्थायी बन गया। बहुसंख्यक लोग इन आदेशों के पक्ष में इसलिए थे क्योंकि टैक्स शुरू में केवल अमीरों के खिलाफ लगाए गए थे, लेकिन फिर हालात बदल गए। हालांकि इनकम टैक्स का उद्देश्य अमीरों को दंड देना था, लेकिन अनंतः यह उन्हीं लोगों को दंडित करने लगा जिन्होंने इनकी पैरवी की थी, गरीब और मध्य वर्ग। अमीर डैडी ने समझाया कि वे और गरीब डैडी विपरीत ध्रुवों की तरह थे। गरीब डैडी सरकारी कर्मचारी थे और अगर वे अपने आवंटन को खर्च करते थे और लोगों को नियुक्त करके अपने संगठन से ज़्यादा बड़ा बनाते थे तो उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन अमीर डैडी जितने कम लोगों को नौकरी पर रखते थे और जितना कम पैसा खर्च करते थे, उनके निवेशक उनका उतना ही ज़्यादा सम्मान करते थे। और जब सरकार फैलती है तो उनके समर्थन के लिए अवश्य टैक्स डॉलरों की राशि भी बढ़ जाती है। गरीब डैडी को सचमुच यह विश्वास था कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने और रॉबर्ट की मां ने पीस कार्प में काम करते हुए
मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने वाले स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया था। उन्होंने ज़्यादा लोगों को नियुक्त करने के लिए वे हमेशा ज़्यादा अनुदान और बजट की मांग करते रहते थे। रॉबर्ट के लिए यह एक चुनौती थी। वे शहर के सबसे बड़े पूंजीपतियों में से एक खातिर काम कर रहे, फिर घर पर एक शीर्ष सरकारी अधिकारी के पास आ जाएं। किसी डैडी पर भरोसा किया जाए, यह जानना आसान नहीं था। लेकिन जब रॉबर्ट ने टैक्स के इतिहास का अध्ययन किया तो उन्हें एक रोचक चीज़ पता चली। जब सरकार की पैसे की भूख बढ़ी तो जल्द ही मध्य वर्ग पर भी टैक्स लगा दिया गया और वहाँ से यह नीचे की ओर खिसकता चला गया। लेकिन अमीरों ने एक अवसर देखा, क्योंकि वे अलग नियमों से खेलते हैं। कॉरपोरेशंस जो समुद्री जहाज़ों के युग में लोकप्रिय हुए, टैक्स से बचने का तरीका प्रदान करते थे। कानूनी कॉरपोरेट तंत्र को समझने से अमीरों को एक भारी लाभ मिला और बुद्धिजीवियों से ज़्यादा चतुर बनने की अनुमति मिली। सरकार का आदर्श यह है कि पैसों का अतिशेष नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी आवंटित राशि खर्च करने में असफल रहते हैं तो यह जोखिम रहता है कि आप इसे अगले बजट में गंवा देंगे। दूसरी ओर व्यवसायियों को पैसे बचाने के लिए पुरस्कृत किया जाता है, उनकी कार्य कुशलता की प्रशंसा की जाती है। जब सरकार ने अपने आदर्श जारी रखे और ज़्यादा पैसा खर्च करती चली गई तो ज़्यादा टैक्स की जरूरत पड़ी, इस बार मध्य वर्ग और अंततः गरीब पर। कॉरपोरेशन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज होता है जिससे एक कानूनी संस्था बनती है। यह दरअसल कोई चीज़ नहीं होती या कोई फैक्ट्री या लोगों का समूह नहीं होता। लेकिन कॉरपोरेशंस की इनकम टैक्स पर व्यक्तिगत इनकम टैक्स दर से कम होती है। इसके अलावा कॉरपोरेशन को टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च करने की अनुमति नहीं होती है खर्च करने की अनुमति होती है। जो लोग उठकर अपनी नौकरी करने के लिए ऑफिस जाते हैं और टैक्स चुकाते हैं, अगर वे समझ सकें कि अमीर लोग खेल को कैसे खेलते हैं तो वो भी ऐसा ही कर सकते हैं। समस्या यह है कि आप किसी नौकरी में कितनी ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं, आपको सरकार को उतना ही ज़्यादा टैक्स देना होगा। टैक्स अनंतता उन्हीं लोगों को दंडित करते हैं जिन्होंने उनके पक्ष में पैरवी की थी। अमीरों को दंडित करने के समय के प्रयास शायद ही कभी काम करते हैं, क्योंकि अमीर लोग अपने टैक्स के बोझ को न्यूनतम करने के तरीके खोज लेते हैं। ऐसा ही एक तरीका और इंटरनल रेवेन्यू कोड का एक अनुच्छेद 1031, इसमें बेचने वाले को किसी मकान या ज़मीन बेचने से हुए मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता है, अगर वह उससे महंगा मकान या ज़मीन खरीद लें। जब आप पुरानी रियल एस्टेट बेचकर ज़्यादा महंगी रियल एस्टेट खरीदते रहते हैं तब आपको मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। जो लोग कानून द्वारा दी जाने वाली इन टैक्स बचतों का लाभ नहीं लेते, वे अपनी संपत्ति वाले कॉलम को मजबूत करने का बहुत बड़ा मौका गंवा रहे हैं। जब अमीर डैडी रॉबर्ट को मार्गदर्शन दे रहे थे तो उन वर्षों में वे उन्हें यह सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ज्ञान की शक्ति है और पैसे के साथ वह भारी शक्ति आती है जिसे बनाए रखने और कई गुना करने के लिए सही ज्ञान की जरूरत होती है। इस ज्ञान के बिना संसार आपको चारों ओर थकाता रहता है। टैक्स अधिकारी यह दबंग व्यक्ति होता है जो हमेशा ज़्यादा लेगा, बशर्ते आप उसे टैक्स देने के लिए अपने पैसों से अपनी खातिर काम कराकर उसे ऐसा ना करने दें। चतुर टैक्स परामर्शदाता और वकीलों की फीस चुकाने से ज़्यादा होता है, क्योंकि यह सरकार को टैक्स देने से ज़्यादा सस्ता पड़ता है। कानून ना जानना महंगा पड़ता है। लगभग 25 साल के आसपास वे मरीन कॉर्प्स से बाहर निकले और जिराक्स के लिए काम कर रहे थे। तब रॉबर्ट निराश हुए कि उनके वेतन से कितना ज़्यादा टैक्स कट जाता है। इससे वे 1976 अपना पहला कॉर्पोरेशन बनाने में प्रेरित हुए। इससे वे रियल एस्टेट में निवेश करने की खातिर अधिक पैसा इकट्ठा करने की फिराक में अपने दिन की नौकरी में ज़्यादा कड़ी मेहनत करने के लिए भी प्रोत्साहित हुए। वे जिराक्स के शीर्ष सेल्स पीपल में से एक बन गए। 3 साल से भी कम समय में वे अपने रियल एस्टेट होल्डिंग कॉर्पोरेशन में इतना कमा रहे थे जितना जिराक्स में काम करने नहीं कमा रहे थे। उनकी कंपनी ने उनके लिए अपनी पहली पोर्श कार खरीदी, जो इस बात का प्रमाण थी कि योजना काम कर रही थी। उन्होंने अमीर डैडी से जो सबक सीखे थे वे बदौलत वे कम उम्र में ही चूहा दौड़ के बाहर निकल में कामयाब हुए। वे यानी करने में दूसरों को भी मदद करना चाहते थे। फाइनेंशियल आईक्यू या वित्तीय बुद्धि से भी यह संभव होता है। यह 4 चीज़ों में बनती है: अकाउंटिंग, वित्तीय साक्षरता या संख्याओं को पढ़ने की योग्यता, और किसी व्यवसाय की शक्ति तथा कमजोरियों का आकलन करने की योग्यता, निवेश, पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान और रणनीति, बाजारों को समझ, मांग और पूर्ति का विज्ञान तथा बाजार की परिस्थितियां, और कानून, टैक्स लाभ तथा सुरक्षाएं। दीर्घकालीन दौलत के संदर्भ में इन कानूनी लाभों को समझना अनिवार्य है। मिसाल के तौर पर कॉर्पोरेशन टैक्स चुकाने के से पहले कुछ खर्च कर सकता है, जबकि कर्मचारी पर पहले टैक्स लगता है और फिर यह बचे हुए पैसों से खर्च करता है। कॉर्पोरेशन के लिए
हवाई में बोर्ड मीटिंग, कार भुगतान और बीमा तथा हेल्थ क्लब सदस्यताएं टैक्स से पहले के खर्चों में शामिल हो सकती हैं। कॉरपोरेशन मुकदमों से भी कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब कोई किसी दौलतमंद व्यक्ति पर दावा ठोंकता है तो उन्हें अक्सर कानूनी संरक्षण की कई परतें मिलती हैं और अक्सर यह पता चलता है कि दौलतमंद व्यक्ति दरअसल किसी चीज़ का स्वामी नहीं है। वे हर चीज़ों को नियंत्रित करते हैं लेकिन किसी चीज़ के स्वामी नहीं होते हैं। जो लोग वैध संपत्तियों के स्वामी हैं, रॉबर्ट उनसे कॉरपोरेशन के लाभों तथा सुरक्षाओं के बारे में ज़्यादा पता लगाने का आग्रह करते हैं। गैरेट सटन की पुस्तकें सहायता कर सकती हैं। सारांश में कॉरपोरेशन वाले बिजनेस मालिक कमाते हैं, दूसरा खर्च करते हैं, तीसरा टैक्स चुकाते हैं। वे कर्मचारी जो कॉरपोरेशन के लिए काम करते हैं, पहला कमाते हैं, टैक्स चुकाते हैं, खर्च करते हैं। कॉरपोरेशन वाले बिजनेस मालिक पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं, फिर टैक्स चुकाते हैं। जबकि वे कर्मचारी जो कॉरपोरेशन के लिए काम करते हैं, वो पहले कमाते हैं, फिर टैक्स देते हैं और फिर खर्च करते हैं। बाएं गोलार्ध का पल अकाउंटिंग, वित्तीय साक्षरता या संख्याएं पढ़ने की योग्यता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग्यता है। अगर आप एक साम्राज्य बनाना चाहते हैं, आप जितना ज़्यादा पैसों के लिए जिम्मेदार होते हैं उतनी ही ज़्यादा सटीकता की आवश्यकता होती है, वरना मकान भराभर गिर जाता है। दाएं गोलार्ध का पल निवेश, पैसों से पैसा बनाता है का विज्ञान, जिसमें रणनीतियों और फार्मूलों की जरूरत होती है जो मस्तिष्क के सृजनात्मक हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। अचेतन पल बाजारों को समझना, मांग और पूर्ति का विज्ञान है। आपको किसी निवेश के फंडामेंटल या आर्थिक पहलुओं के अलावा बाजार के तकनीकी पहलुओं को जानने की जरूरत है जो भावनाओं को संचालित होते हैं। धन्यवाद। अध्याय 5, अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। सम्मरी, रॉबर्ट दो विरोधी उदाहरण देते हैं। सबसे पहले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी। जो उनके प्रोडक्ट की भारी मांग देखकर चकित थे, अपनी कंपनी वेस्टर्न यूनियन को $1 लाख में बेचने की कोशिश कर रहे थे। वेस्टर्न यूनियन एक अवसर को नहीं देख पाया कि इसमें बेल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस तरह अरबों डॉलर के उद्योग का उदय हुआ। दूसरा उदाहरण टीवी की न्यूज़ का था, जिसमें एक स्थानीय कंपनी की छटनी के बारे में बताया गया था। एक बर्खास्त मैनेजर अपनी नौकरी को वापस लेने के लिए कैमरे के सामने गिड़गिड़ा रहा था। उसने अभी अभी एक मकान खरीदा था और उसे दहशत हो रही थी कि वह इसे गंवा देगा। डर और आत्मशंका हम सभी में होते हैं। रॉबर्ट 1984 से पेशेवर रूप से सिखा रहे हैं और उन्होंने इसे हजारों लोगों को तथा खुद से भी देखा है। हम सभी में ज़बरदस्त क्षमता होती है, लेकिन हम सभी में से आत्मशंका भी होती है। साहस सफल जीवन जीने में फर्क डाल सकता है। रॉबर्ट कहते हैं कि शिक्षक के रूप में उनका दिल उन विद्यार्थियों को देखकर टूट जाता है जो जवाब तो जानते हैं लेकिन उन पर काम करने से घबराते हैं। वित्तीय प्रतिभा के लिए तकनीकी ज्ञान के साथ ही साहस की भी जरूरत होती है। जोखिम लो, साहसी बनो, अपनी प्रतिभा से उस डर को शक्ति तथा चतुराई में बदल लो। ऐसी सलाह जो कुछ आतंकित कर देगी, क्योंकि पैसे के मामले में बहुत सारे लोग इसे सुरक्षित तरीके से खेलते हैं। हमारे संसार में आगे कई परिवर्तन हैं और अपने वित्तीय आईक्यू को विकसित करने से आपको भविष्य के परिवर्तनों को दहशत नहीं बल्कि रोमांच के चश्मे से देखने की अनुमति मिलती है। आपको अवसरों को देखेंगे, आप उन पर काम करेंगे और लोगों के विपरीत जो अपने डर की वजह से हंसियों पर रह जाते हैं और दूसरों की साहस के आगे बढ़ते देखते हैं। 300 साल पहले ज़मीन दौलत थी, बाद में दौलत फैक्ट्रियों और उत्पादन में थी। आज दौलत जानकारी में है, लेकिन जानकारी प्रकाश की गति से पूरे संसार में उड़ती है। इसलिए परिवर्तन ज़्यादा तीव्र तथा ज़्यादा नाटकीय होते हैं। नए मल्टीमिलियनरों की संख्या में नाटकीय वृद्धि होगी। ऐसे लोगों भी रहेंगे जो पीछे छूट जाएंगे। कुछ लोग पुराने विचारों को जकड़े रहते हैं और जूझते समय प्रौद्योगिकी या अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं। वे यह नहीं देख पाते कि पुराने विचार ही उनके सबसे बड़े शत्रु हैं। कल कोई चीज़ करने का जो विचार या तरीका अच्छा माना जाता था, वह पुराना ज़्यादा जमाना लग चुका है। रॉबर्ट अपनी क्लास में आने वाली एक महिला का उदाहरण देते हैं जिसे वे अपने आविष्कार किए हुए कैश फ्लो बोर्ड गेम से सिखा रहे थे। यह गेम लोगों को सिखाता है कि पैसे कैसे काम करता है। यह बैलेंस शीट के साथ इनकम स्टेटमेंट आपसी संबंध के बारे में भी सिखाता है। कुछ लोग इस गेम से प्रेम करते हैं, कुछ लोग इससे नफरत करते हैं और बाकी मुद्दे की बात चूक जाते हैं। उनके उदाहरण में महिला को यह समझ नहीं आ रहा था कि जिन चीज़ों को समानता संपत्ति मानती थी, जैसे नाव, वह उसके कैश फ्लो को नकारात्मक रूप से क्यों प्रभावित करती थी। उसने कई चुनौतीपूर्ण कार्ड निकाले और उसका खेल भयंकर था। अंत में वह नाराज हो गई
और इसे रिफंड मांग लिया। वह यह मानने की तैयार नहीं थी कि खेल उसकी मानसिकता की झलक दिखाता है। खेल सीखने सिखाने के शक्तिशाली साधन है, क्योंकि वे व्यवहार की झलक होते हैं और तुरंत फीडबैक देते हैं। बाद में रॉबर्ट को उस नाराज महिला के बारे में आगे की जानकारी मिली। वह शांत हो गई और तेज खेल और अपने जीवन के बीच थोड़ा संबंध भी देखने लगी थी। उसने अपने पूर्व पति के पैसों पर कभी ध्यान नहीं दिया था, इसकी वजह से उसे नुकसान हुआ था। कैश फ्लो गेम का उद्देश्य खिलाड़ियों को यह सिखाना कि वे नए तथा विभिन्न वित्तीय विकल्पों सोचें और बढ़ाएं। कुछ लोग यह काम आसानी से कर लेते हैं, बाकी दूसरे हैं जिनकी वित्तीय मस्तिष्क सृजनात्मक होता है, वे सबसे तेजी में चूहा दौड़ से बाहर निकल जाते हैं। इस खेल को खेलने वाले कुछ लोगों के पास बहुत सा पैसा होता है, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि वे इसका क्या करें। यह जीवन में भी सच था। इस खेल को खेलने वाले कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें सही कार्ड नहीं मिल रहे हैं और वे कहाँ वहाँ बस बैठे रहते हैं। कुछ लोग एक भारी अवसर वाला कार्ड मिल जाता है, लेकिन उनके पास उस पर काम करने के लिए पैसे नहीं होते, और दूसरों के पास पैसे भी होते हैं, उनके बेहतरीन कार्ड भी मिल जाते हैं, लेकिन वे इस अवसर को देख नहीं पाते हैं और मौजूद होता है। वे सारे व्यवहार असल जीवन में भी होते हैं। वित्तीय बुद्धि का मतलब है ज़्यादा विकल्प होना, अवसर उत्पन्न करने वाले तरीके सोचना, और या स्थितियों को इस तरह बदलना ताकि वे आपके पक्ष में काम करें। भाग्य को बनाया जाता है, इसलिए जाकर अपना भाग्य बनाएं। पैसा जो असली नहीं होता, बल्कि सिर्फ वह होता है जिसे मानने की हम सहमत होते हैं। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति नहीं है, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति तो हमारा मस्तिष्क है। इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित करें और विचारों अनुबंधों के दम पर ही करोड़ों डॉलर कमाए जा सकते हैं। हर महीने थोड़े पैसे बचाना एक दमदार विचार है, लेकिन इससे आप वास्तविकता के प्रति अंधे हो जाते हैं और विकास के ज़्यादा महत्वपूर्ण अवसरों को चूक सकते हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में फिनिक्स की अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी। रॉबर्ट और उनकी पत्नी किम ने रियल एस्टेट पर निवेश करके इसका लाभ लिया था। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि उन्होंने $75,000 मूल्य का एक घर $20,000 में खरीद लिया था। उन्हें डाउन पेमेंट के लिए उन्होंने एक मित्र से $200 से ब्याज पर $2,000 उधार लिए। जब खरीद अंतिम रूप में ले रही थी, तो उन्होंने एक विज्ञापन दिया जिसमें $75,000 के मकान को केवल $60,000 में बेचने का प्रस्ताव रखा था, वह भी बगैर किसी डाउन पेमेंट। जैसे ही मकान कानूनी रूप से उनका हुआ, उन्होंने चंद मिनटों में बेच दिया। हर व्यक्ति खुश था और खरीदार में प्रॉमिसरी नोट के रूप में रॉबर्ट संपत्ति वाले कॉलम में $40,000 उत्पन्न हो गए। 10% ब्याज पर कैश फ्लो में हर साल $4,000 आने लगे और उनका आमदनी बढ़ गई। कुल कामकाजी समय 5 घंटे। और अगर खरीदार अंततः भुगतान न कर पाए, तो वे घर को जब्त करके दोबारा बेच देंगे। यह हर महीने टैक्स के बाद बचत करने की रणनीति से ज़्यादा लाभकारी है। यह कानूनी है। यह एस्क्रो कंपनी भुगतान की सर्विसिंग को संभालती है, और रॉबर्ट या किम छतों या टॉयलेटों की मरम्मत के किसी दर्द से बचे रहते हैं, क्योंकि खरीदार खुद मकान का मालिक होता है। कुछ साल बाद फिनिक्स का बाजार उठ गया और अब वहाँ ज़्यादा अच्छे सौदे नहीं मिल सकते हैं, इसलिए वे आगे बढ़ गए। आप जहाँ हैं वहाँ बाजार की परिस्थितियाँ अलग हो सकती है, इसलिए हो सकता है कि यह रणनीति आपके लिए काम न करे, लेकिन यह उदाहरण बताता है कि किस तरह एक सरल वित्तीय प्रक्रिया से लाखों डॉलर कमाए जा सकते हैं, और वह भी बहुत कम पैसे तथा जोखिम के साथ। यह इस बात का उदाहरण है कि पैसा और कुछ नहीं, केवल अनुबंध है। आप क्या ज़्यादा पसंद करेंगे? कड़ी मेहनत करना, टैक्स देना और बचे हुए पैसे से बचत करना, जिसमें किसी भी तरह की बढ़ोतरी पर दोबारा टैक्स लगेगा, या फिर आपकी वित्तीय बुद्धि को विकसित करने में समय लगाना। बाजार ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं, निवेश आते हैं और जाते हैं। संसार आपको जीवन में एक बार मिलने वाले अवसर हमेशा थमाता रहता है, आपको तो बस उन्हें देखने की जरूरत होती है। रॉबर्ट पोर्टलैंड ऑरेगन में एक गिरे हुए बाजार में $45,000 में से एक मकान खरीदने का उदाहरण देते हैं, जिसे उन्होंने बहुत कम मुनाफे पर किराए पर दिया था। लेकिन एक साल बाद बाजार में उछाल आ जाता है और वे इसे $95,000 में बेच देते हैं। अगर वो मुनाफे का निवेश में बिवर्टन ऑर्गन के 12 यूनिट और $3 लाख का एक अपार्टमेंट हाउस में कर देते हैं, तो 2 साल बाद वे इसे भी बेच सकते हैं। अब मुनाफे की फिनिक्स में 30 यूनिट वाली एक अपार्टमेंट इमारत को खरीदने में लगा दिया जाता है। यह अपार्टमेंट $8,75,000 का है। कुछ साल बाद एक निवेशक ने इसे $12 लाख का प्रस्ताव रखा। यह उदाहरण बताता है कि किस तरह एक छोटी राशि एक बड़ी राशि बन जाती है। आपको वित्तीय बुद्धि को जितना आप विकसित करते हैं, जिसमें आपको लगता है कि आपको उतने ही ज़्यादा अवसर मिलेंगे। रॉबर्ट का दर्शन आपकी संपत्ति वाले कॉलम में बीज होना है। छोटे
शुरुआत करें और बीज बोएं। कुछ उगते हैं, कुछ नहीं उगते हैं, कुछ छोटे निवेशों से मिलियनों में बदल जाते हैं। रॉबर्ट और किम के पास एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है जहां वे जोखिम और वाली निजी कंपनियों को खरीदते हैं जो सार्वजनिक होने वाली होती है। यह एक जोखिम है, लेकिन आपको अपनी वित्तीय बुद्धि को जितना ज़्यादा विकसित करते हैं, जोखिम उतना ही कम हो जाता है। आप जितने ज़्यादा चतुर होते हैं, संभावनाओं को हराने के आपके अवसर उतने ही बेहतर होते हैं। कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि उनके इलाके में रियल एस्टेट में कोई सौदा नहीं है, लेकिन रॉबर्ट ने यह कहा था कि हर जगह बेहतरीन अवसर होते हैं, उन्हें तो बस लोग देखने नहीं हो पाते हैं। ज़्यादातर लोग अपने सामने के अवसरों को पहचानने के लिए वित्तीय दृष्टि के प्रशिक्षित नहीं होते हैं। जब आप अपना वित्तीय IQ विकसित करते हैं तो आपका इस्तेमाल करते हैं और मज़े करने की याद रखें। कई बार आप जीतेंगे, कई बार आप हारेंगे, लेकिन हमेशा मज़े करें। हारने से न डरें, लेकिन समस्याएं असफलता समस्या की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। निवेशक दो तरह के होते हैं, जो किसी रियल एस्टेट अकाउंटलेट से पैकेज्ड निवेश खरीदते हैं, जैसे वित्तीय नियोजक, और जो निवेशक का सृजन करते हैं, इन्हें पेशेवर निवेशक भी कहा जाता है। यदि आप दूसरी तरह के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको 3 मुख्य योग्यताएं विकसित करनी चाहिए। पहली, उन अवसरों को खोजें जिन्हें बाकी हर व्यक्ति नहीं देख पाया। दूसरी, पैसे उगाएं। और तीसरी, चतुर लोगों के साथ रहें और उनसे अपने ज़्यादा बुद्धिमान लोगों को नौकरी पर रखें। जोखिम हमेशा रखता है, इसलिए आपको इससे कतराने की बजाय इसका प्रबंधन करना सीखना चाहिए। बाएं गोलार्ध का पल, चौतराई से और सही समय पर निवेश करके छोटी राशि को बड़ी राशि में बदला जा सकता है। दाएं गोलार्ध का पल, रॉबर्ट हमेशा वयस्क विद्यार्थियों को सिखाते हैं कि खेल उन्हें यह बताता है वे क्या जानते हैं, उन्हें यह क्या सीखने की जरूरत है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, खेल व्यवहार को परिलक्षित करते हैं। वे त्वरित फीडबैक से सिस्टम होते हैं, शिक्षक की तरह लेक्चर होते हैं कि बजाय खेल को आपको एक व्यक्तिगत लेक्चर दे रहा है जो सिर्फ आपके लिए ही है। और चेतन पल, हम सभी में ज़बरदस्त क्षमता होती है और हम सभी को प्रतिभाओं का वरदान मिलता है, लेकिन जो एक चीज़ हम सभी को पीछे रोके रखती है वह है आत्मसंख्या। तकनीकी जानकारी का अभाव हमें उतना ही पीछे रोक कर नहीं रखता है जितना आत्मविश्वास का अभाव रखता है। धन्यवाद। अध्याय 6, सबक 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। समरी, कुछ साल पहले एक पत्रकार ने सिंगापुर में रॉबर्ट का इंटरव्यू लिया था। बातचीत के दौरान उसने बताया कि वह भी उनकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हैं, लेकिन उसके उपन्यास जो सबकी राय में उत्कृष्ट थे, कभी कहीं नहीं पहुंच पाए। रॉबर्ट ने सुझाव दिया, कोई बिक्री प्रशिक्षण का कोर्स ले। इससे रिपोर्टर को बुरा लग गया, जिसने कहा था कि वह अंग्रेजी साहित्य में MA है और बेचना सीखने से उसे कैसे मदद मिल सकती है। दरअसल वह सेल्स पीपुल से नफरत करती थी। जब रॉबर्ट ने यह कहा था कि वे सबसे अच्छा लिखने वाले लेखक नहीं बल्कि बेस्ट सेलिंग लेखक हैं, उसने जवाब दिया कि वह कभी इतना नीचे नहीं गिरेगी कि बेचना सीखे, और इंटरव्यू छोड़कर चली गई। हमारे चारों तरफ ऐसा प्रतिभाशाली लोग हैं जो वित्तीय दृष्टि से जूझते रहते हैं। उस रिपोर्टर की तरह एक व्यावसायिक परामर्शदाता के शब्दों में, वे महानता से बस एक योग्यता की दूरी पर होते हैं। इसका मतलब यह है कि हम में से बहुत ज़्यादा लोग विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं। अगर हम बस एक योग्यता और हासिल सीख लें तो उसमें माहिर बन जाएंगे, तो हमारी आमदनी में भारी उछाल आ जाएगा। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग एकमात्र योग्यता जानते हैं, वह है कड़ी मेहनत करना। अगर वह रिपोर्टर विज्ञापन की कॉपीराइटिंग तथा बिक्री में सोर्स कर लेती और उसके बाद किसी विज्ञापन एजेंसी में नौकरी कर लेती, तो वह सीख जाती कि नौकरों के डॉलर का मुक्त प्रचार कैसे करना है। एक ऐसी योग्यता जिसका इस्तेमाल वह अपने अगले उपन्यास को बेस्ट सेलर बनाने के लिए कर सकती थी। जब रॉबर्ट ने अपनी पहली पुस्तक लिखी, इफ़ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल, जो एक प्रकार के सुझाव दिया कि वे शीर्षक को बदलकर द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन कर लें, लेकिन रॉबर्ट जानते थे कि यह शीर्षक नहीं बिकेगा, बल्कि वे शिक्षा के पक्षधर हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने विवादास्पद शीर्षक चुना, क्योंकि वे जानते थे कि इसका वजह से वे ज़्यादा TV और रेडियो में पहुंच सकते हैं, और कामयाब हुआ। जब उन्होंने 1969 में US मर्चेंट मरीन में अकेडमी से पढ़ाई पूरी कर ली थी, तो उन्होंने स्टैंडर्ड आइन टैंकर्स फ्लीट पर थर्ड मिनट की नौकरी दी गई। वेतन ठीक था और 5 महीने की छुट्टियां थी। यह एक अच्छा करियर हो सकता था। साल में 5 महीने की छुट्टियां थी और यह एक अच्छा करियर हो सकता था, लेकिन 6 महीने के बाद रॉबर्ट ने मरीन कॉर्प में शामिल होने की तथा विमान उड़ाना सीखने के लिए नौकरी छोड़ दी।
विशेषज्ञ बनने के बजाय, जैसा बहुत सारे लोग करते हैं, जिनमें गरीब डैडी भी शामिल थे, रॉबर्ट ने कई नई योग्यता सीखने पर जोर दिया। अमीर डैडी ने प्रोत्साहित किया कि वे बहुत सारी चीज़ों में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखें। इसलिए रॉबर्ट और उनके मित्र माइक ने बड़े छोटे समय ढेर सारे अनुभव हासिल करने के लिए इतनी सारी नौकरियां की थी। गरीब डैडी को स्टैंडर्ड ऑयल की नौकरी छोड़ने का निर्णय ही समझ नहीं आया। वे सोच रहे थे कि रॉबर्ट सिर्फ ऑफिसर बनने के लिए स्कूल गए थे, लेकिन अमीर डैडी जानते थे कि रॉबर्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में सीखने के लिए स्कूल गए थे। वह यह सीखने के लिए मारीन कॉर्प में गए थे। फौज का नेतृत्व कैसे किया जाता है, इस नेतृत्व योग्यता के उन बाद उन्हें अच्छा लाभ पहुंचाया, चाहे सामने कोई भी व्यवसाय रहा हो। 1973 में रॉबर्ट ने अपने कमीशन से इस्तीफा दिया और जिराक्स में बिक्री की नौकरी कर ली। हालांकि वे संकोची व्यक्ति थे, वास्तव में वे संकोची थे। इसकी वजह से ही उन्होंने ये नौकरी की। जिराक्स देश की सर्वश्रेष्ठ स्वीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक चलाती थी और वहाँ रॉबर्ट ने दरवाजे खटखटाने तथा अस्वीकृत होने की अपने डर से मुक्ति पाई। जब वे वहाँ लगातार सबसे ज़्यादा बिक्री करने वाले सेल्स पीपल में से एक बन गए तो उन्होंने कहा कि वह हाँ भी काम छोड़ दिया। रॉबर्ट ने 1977 में अपनी पहली कंपनी शुरू की। वे सुदूर पूर्व से बने वाटलेट न्यूयॉर्क वेयर हाउस तक से कराते थे और बेचते थे। उनके पंखों के प्रशिक्षण का वक्त था। वे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह व्यवसाय करते थे। ज़्यादातर लोग सुरक्षित नौकरी पाने और अल्पकाल में वेतन तथा लाभों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसके बजाय उन्हें ऐसी नौकरी खोजनी चाहिए जहां वे उनके योग्यताओं को सीख सके जिनकी उन्हें ज़रूरत है होगी। क्या लोग यह देख रहे हैं कि किधर बढ़ रहे हैं या फिर अपने अगले वेतन के चेक तक की देख पा रहे हैं? उनकी पुस्तक द स्टेटमेंट रिटायरमेंट मिथ में कैग्र एस कार्पल लिखते हैं, कई चुनौतियां रिटायरमेंट होने के वाले ज़्यादातर लोगों का इंतजार कर रही हैं। वे ज़्यादातर लोग की वास्तविकता की डरावनी तस्वीर देख करते हैं। रॉबर्ट एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखने की सलाह देते हैं। पैसों और सुरक्षा की खातिर काम करने के बजाय दूसरी योग्यता सीखने के लिए दूसरी नौकरी कर लें। कई लोग इसका प्रतिरोध करते हैं लेकिन क्योंकि वे परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन वह जिम जाने जैसा है। हो सकता है कि आपको शुरू करने के लिए खुद को राजी करना पड़े, लेकिन व्यायाम खत्म होने पर आपको खुशी होगी कि आपको ऐसा किया। अगर आप कई नई चीज़ सीखने की मेहनत करने की अनिच्छुक होते हैं और इसके बजाय अपने क्षेत्र के भीतर बेहद विशेषज्ञ बनने पर जोर देते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आप किसी यूनियन वाली कंपनी में ही नौकरी करने, वरना आपकी विशेषज्ञतापूर्ण योग्यता आपके क्षेत्र में बाहर बेकार हो सकती है। रॉबर्ट अपने विद्यार्थियों से पूछते हैं कि उनमें से एक कितने मैकडॉनल्ड्स से ज़्यादा अच्छा हैमबर्गर बना सकते हैं। ज़्यादातर अपने हाथ खड़े कर लेते हैं, लेकिन जिस वजह से मैकडॉनल्ड करोड़ों कमा रहा है वे नहीं कमा रहे हैं, वह यह है कि मैकडॉनल्ड्स बिजनेस सिस्टम्स से उत्कृष्ट है। संसार गोड़ी करीब लोगों से भरा हुआ है। उन्होंने सफल होने के लिए मैकडॉनल्ड्स के बिजनेस सिस्टम जैसे ज़्यादा योग्यताएं सीखनी चाहिए। गरीब डैडी चाहते थे कि रॉबर्ट विशेषज्ञता हासिल करे, हालांकि वह उनके खुद के जीवन में ज़्यादा अच्छी तरह कामयाब नहीं रहा था। वह यह कभी नहीं समझ पाए कि आप जितना ज़्यादा विशेषज्ञ बनते हैं आप उतने ही ज़्यादा फंस जाते हैं और यह उस विशेषता पर निर्भर हो जाते हैं। दूसरी तरफ जम्मी डैडी ने माइक और रॉबर्ट को प्रोत्साहित किया कि वे खुद को तैयार करें तथा व्यवसाय के बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जानकारी हासिल करें। द्वितीय विश्व युद्ध वाली पीढ़ी एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक फुदकने से बुरा मानती थी। आज इसे चतुराई भरा माना जाता है। इससे आपको ज़्यादा सीखने में मदद मिलेगी और लंबे समय में लाभ होता है। सफलता के लिए मुख्य प्रबंधन योग्यताएं: पहला, कैश फ्लो का प्रबंधन; दूसरा, सिस्टम का प्रबंधन; तीसरा, लोगों का प्रबंधन। बिक्री और मार्केटिंग सबसे महत्वपूर्ण विशेषकृत योग्यताएं हैं। संप्रेषण योग्यताएं जैसे लिखना, बोलना और सौदेबाजी करना सफल जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वे योग्यताएं हैं जिन पर रॉबर्ट लगातार काम करते हैं। अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए कोई कोर्स करते हैं या शैक्षणिक संसाधन खरीदते हैं। बेचने और मार्केटिंग की योग्यताएं ज़्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होती हैं, खासतौर पर उनकी अस्वीकृति के डर के कारण। आप संप्रेषण करने, सौदेबाजी करने और अस्वीकृति के अपने डर को संभालने में जितने बेहतर होते हैं, जीवन उतना ही ज़्यादा आसान होता है। तकनीकी दृष्टि से विशेषज्ञ होने की आपकी अपनी शक्तियाँ और कमजोरियाँ होती हैं। इस श्रेणी के लोगों की अपनी संप्रेषण योग्यताओं को बढ़ाना चाहिए। हम सभी को अच्छे शिक्षक और अच्छे विद्यार्थी बनना सीखना चाहिए। सचमुच हम अमीर बनने के लिए हमें पाने के साथ साथ देने में भी सक्षम होना चाहिए। सिखाना एक तरीका था जिसमें अमीर डैडी और गरीब डैडी दोनों ही दूसरों को देते थे, लेकिन अमीर डैडी ने एक चर्च, परोपकारी संस्थाओं और अपनी फाउंडेशन को पैसा दिया। वे जानते थे कि पैसा पाने के लिए उन्हें पैसा देना भी होगा।
गरीब डैडी हमेशा कहते थे कि वे पैसा तब देंगे जब उनके पास थोड़ा अतिरिक्त पैसा बचेगा, लेकिन उनके पास कभी अतिरिक्त पैसा ही नहीं। दो और आपको मिलेगा। इस पर विश्वास करने के बजाय उन्होंने इस पर विश्वास किया कि पाओ और फिर आप दोगे। रॉबर्ट दोनों डैडियों जैसा बन गए, एक कट्टर पूंजीपतियों जो पैसा बनाने की खेल से प्रेम करता और सामाजिक दृष्टि से जिम्मेदार शिक्षक, और दो जो अमीरों और गरीबों के बीच हमेशा चौड़ी होती खाई के बारे में गहराई में चिंतित हैं। इस बढ़ती खाई के लिए मूलतः पुरातन पंथी शिक्षा प्रणाली को जिम्मेदार मानते हैं। बाय गोलार्ध का पल, किसी संभावनाशील नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी करने में अल्पकाल में कोई खास लाभ नजर नहीं आता, लेकिन आप जो योग्यताएं सीखेंगे वे लंबे समय में आपको ज़्यादा संख्याओं और ले जाएंगी। दाएं गोलार्ध का पल, आप जिसे आप अपना पेशा मानते हैं उसके बाहर की योग्यताएं सीखने की आपको लाभ मिलेगा। अचेतन पल, आपको जिस स्थिति में सबसे ज़्यादा डर लगता है वही वह योग्यता है जिसे आपको सीखने और जीतने की ज़रूरत है। आपको यह करने के लिए खुद को विवश करना होता है, हालांकि जिम जाने की तरह बाद में आपको खुशी होगी कि आपने ऐसा किया। अध्याय 7, सबक 7, बाधाओं को पार करना। समरी, 5 मुख्य कारणों से कई बार वित्तीय दृष्टि से साक्षर लोग प्रचुर कैश फ्लो विकसित नहीं कर पाते हैं। ये हैं डर, दूसरा निराशावाद, तीसरा आलस, चौथा बुरी आदतें और पांचवा अहंकार। आइए इनमें से प्रत्येक को विस्तार से देखते हैं। डर को पार करना, कोई भी पैसा गंवाना पसंद नहीं करता। निवेश में जिन लोगों ने कभी पैसा नहीं गंवाया है वे वही हैं जिन्होंने कभी निवेश किया ही नहीं है। हर व्यक्ति के मन में पैसे गंवाने का डर होता है। फर्क यह है कि आप डर और नुकसान को कैसे संभालते हैं। अमीर और गरीब व्यक्ति के बीच का मूल अंतर डर के प्रबंधन में ही निहित है। डर में कोई बुराई नहीं है। इससे उबारने का एक तरीका जल्द ही शुरू करना और चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का लाभ लेना। जो व्यक्ति 20 साल की उम्र में बचत शुरू करता है और 30 साल की उम्र में बचत शुरू करता है उनके बीच भारी फर्क होता है। लेकिन क्या हो यदि आपके पास निवेश करने के लिए ज़्यादा समय न बचा हो या आप जल्द ही रिटायरमेंट होना चाहते हैं। अमीर डैडी इस मामले में टैक्स वासी की तरह सोचने की सलाह देते हैं। बड़ा दाव जीतो, बड़ा दाव हारो। हार के प्रति आपका नज़रिया ही मायने रखता है। टैक्स वासी जब जीतते हैं तो गर्व करते हैं और जब वे हारते हैं तो वे डींगे हाँकते हैं। रॉबर्ट के जीवन में जीत अक्सर हारने के बाद मिलती है। वे कभी भी किसी अमीर व्यक्ति से नहीं मिले जिन्होंने अपना पैसा न गंवाया हो, लेकिन वे हार के डर से खेल के बाहर नहीं खड़े रहते हैं। एल्मो की हार एक दुखद सैन्य पराजय थी, लेकिन टैक्सस वासियों ने इसे एक नारे में बदल दिया। एल्मो को याद रखो ताकि उन महान विजयों के लिए प्रेरित करे। टैक्सस वासियों की तरह ही अपने नुकसानों को दफन मत करो, उन्हीं से प्रेरित बनो। विजेताओं को हार से प्रेरणा मिलती है, पराजित लोगों को हार पर पस्त कर देती है। जॉन डी रॉकफेलर ने एक बार कहा था, मैंने हमेशा हर विपदा को अवसर में बदलने की कोशिश की है, यहाँ तक कि पर्ल हार्बर भी अमेरिका की बड़ी शिकस्त के बाद लाभ में बदल गया क्योंकि इसने देश को विश्व व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित कर दिया। विजेता जानते हैं कि असफल जीत को प्रेरित करती है, इसलिए असफलता को क्या डरना जब आप यह महानता की ओर ले जाती सकती है। समझ लें कि आप असफलता से न घबराने का यह मतलब नहीं है कि आप असफल होने से नफरत नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग नुकसान से बचने के लिए खेलते हैं जबकि उन्हें जीतने के लिए खेलने की ज़रूरत होती है। इसलिए इतने सारे लोग वित्तीय दृष्टि से संघर्ष करते हैं। उनके पास एक सुरक्षित समझदारी भरा संतुलित पोर्टफोलियो हो सकता है, लेकिन यह विजेता पोर्टफोलियो नहीं बंद होता। वे हार से बचने के लिए खेल रहे होते हैं। संतुलित पोर्टफोलियो बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन यह बड़ी जीत हासिल करने में आपकी मदद नहीं करने वाला। सफल निवेशक खेल को इस तरह नहीं खेलते हैं। आपको शुरुआत में थोड़ा असंतुलित होना होता है, लेकिन आपको एकाग्रचित्त होना चाहिए। अपने अंडे कुछ डालियों में रखें, उन पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें। अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाने या बढ़ाने में मुश्किल गणित की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसके लिए असफल के प्रति साहस और सही नज़रिए की ज़रूरत आवश्यक होती है। निराशावाद को पार करना, चाहे यह हमारी खुद की आत्मसंख्या हो या दूसरों लोगों की संख्याएं हों, अक्सर हम उस संख्याओं की वजह से काम नहीं कर पाते। हम खेल को सुरक्षात्मक अंदाज में खेलते हैं। नतीजा यह होता है कि अवसर हमारे पास से गुजर जाते हैं। अफवाहों, निराशा तथा कयामत की बातों की वजह से अपनी शंकाओं तथा डरों को उत्तेजित न होने देने की भारी साहस की जरूरत होती है। लेकिन समझदार निवेशक जानता है कि सबसे बुरे दिखने वाले समय की दरअसल पैसे बनाने के सर्वश्रेष्ठ समय होते हैं। जब हर दूसरा व्यक्ति काम करने से बहुत ज़्यादा डरता है तो वे ट्रिगर दबा देते हैं, उन्हें उसका पुरस्कार मिलता है। रॉबर्ट ने एक मित्र का उदाहरण बताया
जो बेहतरीन कीमत पर एक निवेश कांडू खरीदने वाला था, लेकिन आखिर मिनट पर पीछे हट गया जब एक पड़ोसी ने उससे कहा कि यह बुरा सौदा है। पड़ोसी निवेशक नहीं था। अगर वह इस सौदे को कर लेता तो उसका निवेश दोगुना हो जाता। वहाँ चूहा दौड़ से बाहर निकलना शुरू कर देता। रॉबर्ट अपनी संपत्तियों का एक छोटा हिस्सा सीडी सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट में बजाय टैक्स लियन सर्टिफिकेट्स में रखते हैं। दूसरे लोग उन्हें कहते हैं उन्हें यह नहीं करना चाहिए, लेकिन वे शंका के शिकार हैं। उन्होंने यह काम कभी नहीं किया और वे इसे करने का व्यक्ति को बता रहे हैं कि यह काम उसे क्यों नहीं करना चाहिए। रॉबर्ट को 16% न्यूनतम प्रतिफल की तलाश है, लेकिन संख्या से भरे लोग इसे कहीं कम प्रतिफल को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। शंका महंगी होती है। शंकाएं और निराशावाद ज़्यादातर लोगों को गरीब रखते हैं। अमीर डैडी कहना पसंद करते हैं कि निराशावादी आलोचना करते हैं, जबकि विजेता विश्लेषण करते हैं। विजेता अपनी आंखें खुली रखते हैं और ऐसे अवसरों को देख लेते हैं जिन्हें कोई नहीं देख पाया। रियल एसेट वित्तीय स्वतंत्रता चाहने वाले किसी व्यक्ति के लिए शक्तिशाली निवेशक साधन है। यह एक अनूठा निवेश साधन है, लेकिन जब भी रॉबर्ट रियल एसेट का साधन के रूप में जिक्र करते हैं तो वे अक्सर सुनते हैं मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता। वे टॉयलेट पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इस वजह से गरीब बने रहते हैं। कई लोग शेयर बाजार से बाहर इसलिए रहते हैं क्योंकि वे पैसा नहीं गंवाना चाहते हैं, लेकिन वह निवेश साधन के प्रति अपने दिमाग को बंद करके पैसा बनाने से वंचित रह रहे हैं। आलस को पार करना व्यस्त बने रहना आलस के सबसे आम रूपों में से एक है। इतने ज़्यादा व्यस्त कि अपनी दौलत या अपने स्वास्थ्य या अपने संबंधों की परवाह भी न कर पाएं। इलाज क्या है? थोड़ा लालच। यह सुनना मुश्किल हो सकता है क्योंकि हमें से कई लोगों की परवरिश इस तरह हुई है कि लालच या इच्छा को बुरी चीज़ माना जाता है। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, यह कहने के बजाय उस अपनी मानसिकता के बदल कर यह कर लें मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूँ। यह मस्तिष्क की खोल देता है और इसे समाधान सोचने के लिए विवश करता है। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता झूठ है। मानो आत्मा जानती है कि यह कुछ भी कर सकती है। आप कोई चीज़ नहीं कर सकते, यह कहकर आप अपनी आत्मा और अपने आलसी मस्तिष्क के बीच द्वंद्व खड़ा कर रहे हैं। मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूँ से मस्तिष्क और आत्मा ज़्यादा शक्तिशाली होती है। जब रॉबर्ट ने चूहा दौड़ से बाहर निकलने का निर्णय लिया तो उन्होंने पूछा मैं दोबारा कभी नौकरी या काम धंधा न करना कैसे वहन कर सकता हूँ। उनका मस्तिष्क समाधान सुझाने वाला लगा, लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा उस पुराने रूढ़ि के खिलाफ जूझना था जिससे ऐसे लालच का दमन करने के अपराध बोध भरने की कोशिश थी। उस थोड़े के लालच यानी किसी बेहतर चीज़ को हासिल करने की इच्छा के बिना प्रगति नहीं होती। हमारा संसार इसलिए प्रगति करता है क्योंकि हम सभी बेहतर जीवन की इच्छा करते हैं। नए आविष्कार इसलिए होते हैं क्योंकि हम किसी बेहतर चीज़ की इच्छा करते हैं। हम स्कूल जाकर मेहनत इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम कुछ बेहतर चाहते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा लालच बुरा होता है, लेकिन थोड़ा लालच आपको प्रेरित कर सकता है बुरी आदतों के पार जाना। सफल बनने के लिए आपको सफल आदतें डालनी चाहिए। गरीब डैडी ने हमेशा एक को पहले पैसे दिए और खुद को आखिर में, लेकिन उनके पास ज़्यादा ही कभी कुछ बचता था। अमीर डैडी ने हमेशा खुद को सबसे पहले पैसे दिए, भले ही उनके पास पैसे कम हों। वे जानते थे अगर वे कर्ज देने वाले और सरकार को भुगतान करेंगे तो बखेड़ा खड़ा कर देंगे। इससे उन्हें आमदनी के दूसरे रूप खोजने की प्रेरणा मिली। यदि वे खुद को अंत में पैसे देते तो इस तरह के उत्पादक दबाव को महसूस नहीं करते। कर्ज के देने वालों को भुगतान करने के लिए अतिरिक्त आमदनी कहाँ से लाई जाए, खुद को यह सोचने के लिए विवश करके वे वित्तीय दृष्टि से ज़्यादा शक्तिशाली बने। अहंकार के पार जाना। अमीर डैडी ने कहा कि जब भी वे अहंकारी हुए थे तो हर बार उन्होंने पैसा गंवाया था क्योंकि उन्होंने सोचा था कि जो नहीं जानते थे वह महत्वपूर्ण नहीं था। कई लोग अपने अज्ञान को छुपाने के लिए अहंकार का इस्तेमाल करते हैं। रॉबर्ट ने अकाउंटेंट्स और दूसरे निवेशकों के साथ बातचीत में पाया कि वे बातचीत में से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़े तर्क वितर्क के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि वे यह नहीं जानते कि वे किसके बारे में बात कर रहे हैं। अज्ञानता बुरी चीज़ नहीं है अगर आप अपनी अज्ञानता का पर प्रतिक्रिया करके उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ को खुद को विशेषित करते हैं। बाएं गोलार्ध का पल। आलोचना के बजाय विश्लेषण करने का चयन करें। निराशावादी आलोचना करते हैं, लेकिन विजेता विश्लेषण करते हैं और उन चूके हुए अवसरों को देख लेते हैं जिन्हें दूसरे नहीं देख पाए थे। दाएं गोलार्ध का पल। नई आदतें डालकर पुरानी आदतों के पार जाएं, जैसे खुद के अंत में बजाय पहले पैसे दें। अवचेतन पल। असफलता का डर बहुत सारे लोगों को खेल से बाहर रखता है। इसके बजाय असफलता का इस्तेमाल सफलता की प्रेरणा के लिए करें, जैसा टेक्सास वासियों ने इल्मों की स्मृति के साथ किया है। धन्यवाद। अध्याय 8 शुरुआत करना। समरी। बेहतरीन सौदे खोजना आसान है। यह साइकिल चलाने जैसा है। थोड़ा डगमगाने के लिए बाद यह आसान हो जाता है,
लेकिन जब पैसे की बात आती है तो उस डगमगाने से गुजरने के लिए संकल्प की जरूरत होती है। आपको इन बेहतरीन सौदों को खोजने के लिए भीतर सोई वित्तीय प्रतिभा को जगाना होगा। हमारी संस्कृति ने हमें बताया है कि पैसे का प्रेम सारी बुराइयों की जड़ है। हमें केवल एक पैसा खोजने और कड़ी मेहनत करने भर की ज़रूरत है, और हम जब बूढ़े होंगे तो सरकार हमारी परवाह कर लेगी। संदेश अब भी कड़ी मेहनत करने, पैसे कमाने और इसे खर्च करने का है। जब हमारे पास पैसे कम पड़ जाए तो हम हमेशा पैसे उधार ले सकते हैं, और इसलिए हम में से इतने सारे लोगों के भीतर हमारी वित्तीय प्रतिभा सोई हुई है। लेकिन हमें जीवन के मिलियनर डॉलर सौदों को खोजने के लिए उस वित्तीय प्रतिभा को जगाना होगा। नौकरी खोजना और पैसे के लिए काम करना कहीं ज़्यादा आसान होता है, लेकिन यह दौलत का मार्ग नहीं है। अगर आप उन जनसाधारण के खिलाफ जाना चाहते हैं तो रॉबर्ट उस विचार प्रक्रिया को बताते हैं जिससे वे हर दिन गुजरते हैं। 10 कदम जिनका इस्तेमाल आप अपनी वित्तीय प्रतिभा को जागृत करने के लिए कर सकते हैं। आप जिन्हें चाहते हैं उनका अनुसरण करें या उन्हें खुद के बना लें। आपकी वित्तीय प्रतिभा इस काम के काबिल है। पहला, वास्तविकता से बड़ा कारण खोजें। आत्मा की शक्ति। कई लोग अमीर या वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र तो बनना चाहते हैं, लेकिन वे इसलिए दूर मुड़ जाते हैं क्योंकि वहां पहुंचने की राह बहुत मुश्किल नजर आती है। किसी भावी ओलंपिक तैराक की तरह जो पूल की घंटों मेहनत करने के लिए समय और सामाजिक कार्यक्रमों की कुर्बानी देती हैं, कड़ा अध्ययन करती हैं, लोगों को बाधाओं के पार थकाने की एक शक्तिशाली स्पष्ट लक्ष्य या कारण की जरूरत होती है। कारण या उद्देश्य इच्छाओं या नहीं चाहता हूँ का मिश्रण है। अमीर बनने की इच्छा के पीछे के रावण के कारण की तरह है। सबसे पहले उनके नहीं चाहता हूँ क्योंकि वे चाहतों को उत्पन्न करते हैं। वे अपने पूरे जीवन काम नहीं करना चाहते हैं। वे अपने माता पिता के विपरीत नौकरी को सुरक्षा नहीं चाहते थे और उपनगरों से घर नहीं चाहते थे। वे कर्मचारी नहीं बनना चाहते थे। वे अपने कैरियर पर काम करने में व्यस्त नहीं करना चाहते थे, प्रियजनों के साथ समय बिताने की कीमत पर, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी मृत्यु पर उनकी मेहनत के फल सरकार ले ले, जैसे उनके पिता के साथ हुआ था। वे क्या चाहते थे? रॉबर्ट चाहते थे कि युवावस्था में ही संसार की यात्रा करने के आज़ाद हों। वह जीवन शैली से जी सके जिससे वे प्रेम करते हैं। वे आज़ाद रहना चाहते हैं और अपने समय पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका पैसा उनकी खातिर काम करे। अमीर बनने के पीछे रॉबर्ट की तरह आपके पास भी पर्याप्त शक्तिशाली भावनात्मक कारण होने चाहिए, क्योंकि झटकों या असफलताओं में वही आपको इस राह पर कायम रखेंगे। रॉबर्ट ने कई बार पैसे गंवाए, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा इसलिए जारी रखी क्योंकि उनका कारण पर्याप्त शक्तिशाली था। वे 40 साल तक स्वतंत्र होना चाहते थे, लेकिन वे 47 की उम्र होने तक लक्ष्य पर पहुंच पाए। अमीर बनना आसान नहीं था, लेकिन वह मुश्किल भी नहीं था। अगर रॉबर्ट के पास कोई शक्तिशाली कारण नहीं होता तो अविश्वसनीय रूप से मुश्किल होता है। अगर आपके पास पर्याप्त शक्तिशाली कारण नहीं है तो रॉबर्ट आपसे आग्रह करते हैं कि आप आगे न बढ़ें क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत भर लगेगा। दूसरा, दैनिक विकल्प चुनें। चयन की शक्ति। आपके पास हर दिन यह विकल्प होता है कि आप अमीर बने, गरीब बने या मध्य वर्ग बने। आपकी खर्च करने की आदतें बताते हैं कि आप कौन हैं। गरीबों की खर्च की आदतें गरीबों जैसी होती हैं। बहुत समय पहले रॉबर्ट ने अमीर होने का विकल्प चुना। उनके मित्र माइक ने विरासत में संपत्तियों से भरे स्वस्थ कॉलम को पाने के बाद यह सीखने का विकल्प चुना कि कैसे कायम रखा जाए। वो समान स्थिति नहीं है जब अमीर परिवार अपनी संपत्तियां अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। ज़्यादातर लोग अमीर न बनने का विकल्प चुनते हैं। वे खुद को बताते हैं कि उनके पैसे में कोई रुचि नहीं है, यह भी वे छोटे हैं, उनके इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, या ऐसे ही असंख्य कारण हैं। लेकिन ये बहाने उनका समय छीन लेते हैं, उनके साथ मूल्यवान संपत्ति और सीखने से भी वंचित कर देते हैं। हम सबके पास हर दिन यह विकल्प होता है कि हम अपने समय और पैसे के साथ क्या करते हैं और अपने दिमाग में क्या भरते हैं। रॉबर्ट अमीर बनने का विकल्प चुनते हैं और वे हर दिन चुनते हैं। वे लोगों से आग्रह करते हैं कि वे पहले शिक्षा में निवेश करें, क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमारा सबसे शक्तिशाली प्रसाधन है। एक बार जब हम पर्याप्त बड़े बन जाते हैं तो सभी के पास यह चुनने का विकल्प होता है कि वे अपने मस्तिष्क में क्या भरें। लेकिन सीखने में निवेश करने का विकल्प चुनना के बजाय ज़्यादातर लोग बस निवेश खरीदते रहते हैं। अपने सीखने की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए रॉबर्ट हर साल कम से कम 2 सेमिनारों में जाते हैं। 1973 में वे 3 दिनों में सेमिनार में गए थे,
जिसमें बिना डाउन पेमेंट दिए रियल एस्टेट खरीदने के तरीके बताए गए थे। उन्होंने सेमिनार पर $385 खर्च किए। इस सेमिनार के तहत उन्होंने कम से कम $2 मिलियन बनाए और बाकी जीवन कामना करने में सक्षम भी हुए। रॉबर्ट सीडी और ऑडियो बुक्स भी पसंद करते हैं ताकि वे सुनने के बाद उनकी समीक्षा कर सके। एक बार वे एक निवेशक की बातों में असहमत थे, लेकिन उसकी सीडी 20 बार सुनने के बाद आखिरकार उनकी समझ में आया था कि उस आदमी ने जो कहा था वह क्यों कहा था। इससे इसलिए समझ पाए क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग खुला रखा। हालांकि वे मूलतः उस निवेशक से असहमत थे। अब उनके पास समस्याओं का विश्लेषण करने के दो तरीके हैं जो अनमोल हैं। रॉबर्ट ने दूसरों को पढ़ने और सुनने का विकल्प यह पता लगाने के लिए चुना कि कई लोग क्या चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से जॉर्ज सोरास तक, इस तरह वे उनकी मस्तिष्क शक्तिशाली लाभान्वित हो सकते हैं। जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं तो आपको इसे पूरी तरह से समझने के लिए अक्सर गलतियां करनी होगी। अहंकारी या आलोचनात्मक लोग जोखिम लेने से डरते हैं, इसलिए वे प्रायः विशेषज्ञों की बात नहीं सुनते हैं। यह बुद्धि का प्रश्न नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति भी अज्ञानी हो सकते हैं अगर उनकी चतुराई में अहंकार की बूंद मिल जाए। दूसरी ओर सचमुच बुद्धिमान व्यक्ति नए विचारों का स्वागत करते हैं। पहले से संचित विचारों के साथ मिलकर नए विचार बेहतरीन चीज़ में बदल सकते हैं। सुने, सीखें, दौलत के बारे में दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखें, फटाफट अमीर बनने की मानसिकता न रखें। शेयरों का रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले अपनी सबसे बड़ी संपत्ति अपने मस्तिष्क में निवेश करें। तीसरा, मित्र सावधानी से चुनें। संपर्क की शक्ति। रॉबर्ट अपने सभी मित्रों के सीखते हैं, उनके भी जिनके पास पैसे हैं, उनकी तलाश में और उनकी भी वित्तीय दृष्टि से संघर्ष करते हैं। बाद वाला समूह उन्हें सिखाता है कि क्या नहीं करना है। वे कहते हैं कि उनके कई मित्रों जिन्होंने $1 अरब से ज़्यादा उत्पन्न किए, एक बात बताई कि उनके गरीब मित्र उनसे कभी नहीं पूछते कि उन्होंने यह कैसे किया। वे नौकरी की या कर्ज या दोनों मांगते हैं। रॉबर्ट हमें चेतावनी देते हैं कि हम गरीब या डरे हुए लोगों की बात न सुने। जब निवेश की बात आती है तो उनके लिए आसमान हमेशा गिर रहा होता है। वे हमेशा आपको बता सकते हैं कि कोई चीज़ क्यों काम नहीं करेगी। विशेषज्ञों के किसी भी समूह में एक ना एक होता है जो कहता है कि बाजार लुढ़कने वाला है और दूसरा को जो कहता है बाजार चढ़ने वाला है। दोनों की सुने क्योंकि दोनों के पास वैध बिंदु है। अपने प्रति सच्चे रहें और भीड़ के पीछे न जाएं। यह दौलत बनाने के सबसे मुश्किल हिस्सों में से एक हो सकता है। भीड़ आमतौर पर एक बेहतरीन सौदे के लिए बहुत देर तक पहुंचती है। इसके बजाय किसी नए सौदे की तलाश करें जो डरावना दिख सकता है। बाजार की टाइमिंग करने की कोशिश न करें, अपनी लहर के लिए सही स्थिति में पहुंचे। समझदार निवेशक किसी निवेशक को तब खरीदते हैं जब लोकप्रिय नहीं होता। वो जानते हैं कि मुनाफा बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय तय होता है। यह सब इनसाइडर ट्रेडिंग इनके वैधानिक रूप से बारे में होते हैं। अंदर के करीब रहना, अमीर मित्र होना जिनके पास इस बारे में जानकारी होती है कि पैसा कहाँ बनाया जा रहा है। आप अगले उछाल के बारे में सुनना चाहते हैं, अंदर घुसना चाहते हैं और बाजार में लुढ़काने से पहले बाहर निकलना चाहते हैं। मित्र इसी के लिए होते हैं और यही बुद्धि है। फोर्थ, किसी फार्मूले में माहिर बने और फिर एक नया फार्मूला सीखें। जल्दी सीखने की शक्ति। सावधान रहें कि आप क्या सीखते हैं, क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप दिमाग में रखते हैं। जनसाधारण के पास एक बुनियादी फार्मूला होता है। नौकरी पाओ, पैसे कमाओ, बिलों का भुगतान करो, चेकबुक भरो, कुछ म्यूचुअल फंड खरीदो और फिर नौकरी पर जाओ। अगर आप पर्याप्त नहीं बना रहे हैं तो आपको फार्मूला बदलने की ज़रूरत है। बरसों पहले रॉबर्ट एक वीकेंड क्लास में गए। रियल एस्टेट फोरक्लोजर्स कैसे खरीदें। उन्होंने एक फार्मूला सीखा और इस पर काम किया। प्रक्रिया में उन्होंने कई मिलियन डॉलर कमाए। फिर वे नए फार्मूले की तलाश में गए। उन्होंने हमेशा नई जानकारी का सीधा उपयोग नहीं किया, लेकिन वे हमेशा सीखते रहते हैं। कई कॉलेजों में वित्तीय नियोजक और पारंपरिक निवेशक खरीदने पर कक्षाएं होती हैं। यह शुरुआत करने के लिए अच्छी जगह है, लेकिन रॉबर्ट हमेशा ज़्यादा तेज फार्मूले की तलाश में रहते हैं। वे कहते हैं कि इसलिए वे एक दिन उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं जितने कई लोग अपने जीवन भर में नहीं कमा पाएंगे। और वह ज़्यादा तेज फार्मूले के बारे में ही नहीं बल्कि ज़्यादा तेज़ी से नए फार्मूला सीखने के बारे में भी है। पांचवा, खुद को सबसे पहले पैसे दे। आत्मअनुशासन की शक्ति। सभी कदमों में आत्मअनुशासन में माहिर बनना सबसे मुश्किल हो जाता है। यदि आपकी संरचना का हिस्सा नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत आत्मअनुशासन अमीरों, गरीबों और मध्यवर्गीय लोगों को अलग करने का वाला सबसे बड़ा घटक है। संसार आपको चारों ओर धक्काता है और आप पर दबाव डालता है, और अगर आप में वित्तीय दबाव झेलने लायक सहनशीलता नहीं है तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। रॉबर्ट अपना
अपनी उद्यमिता कक्षाओं में विद्यार्थियों को सिखाते हैं। किसी व्यवसाय को शुरुआत करने के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रबंधन योग्यताएं कैश फ्लो का प्रबंधन, लोगों का प्रबंधन और व्यक्तिगत समय का प्रबंधन आदि होती है। ये सिर्फ उद्यमियों पर ही नहीं बल्कि हर एक पर लागू होती है और इनमें से प्रत्येक योग्यता आत्म अनुशासन में महारत से बढ़ जाती है। हालांकि कई इस कथन को दोहराते हैं, खुद को सबसे पहले पैसे दें, लेकिन बहुत कम से इस पर अमल करने का अनुशासन होता है। इन दो रेखा चित्रों की तुलना करें। जो लोग खुद को सबसे पहले पैसा देते हैं उनका कैश इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कैसा होता है। इनकम स्टेटमेंट, आय उनकी आती है नौकरी से, उनको वेतन मिलता है और व्यय होता है टैक्स, किराया, किराना ETC में। ऐसे में उनका बैलेंस शीट जो होता है, संपत्तियों में उनके पास बचाओ निवेश करो और लाइबिलिटीज़ में उनके पास कुछ नहीं होता। जबकि जो लोग बाकी हर व्यक्ति को सबसे पहले पैसा देते हैं उनका इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कैसा होता है। इनकम स्टेटमेंट रहेगा, नौकरी से वेतन मिलेगा जिससे वे व्यय करेंगे जैसे टैक्स, किराया, किराना, ETC, और बैलेंस शीट में संपत्तियां और दायित्व में कुछ नहीं बचेगा। पहले वाले में जो लोग खुद को सबसे पहले पैसा देते थे तो उनकी जो वेतन मिलता था तो वो वेतन से ही पहले खुद को पे आउट करते थे, तो मतलब वो बचा कर निवेश करते थे, फिर उसके बाद वो व्यय करते थे। जबकि सेकंड में जो लोग हर व्यक्ति को सबसे पहले पैसा देते हैं वो पहले खुद के लिए नहीं बचाते हैं, वो सबसे पहले टैक्स, किराया, ETC पे आउट कर देते हैं जिससे उनके पास बचाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। धन के प्रवाह का अनुसरण करें और देखें कि कैसे ये व्यक्ति बिल चुकाने में पहले खुद को पैसे देते हैं, संपत्ति वाले कॉलम में निवेश करके। इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने बिलों की जिम्मेदारी भुगतान नहीं करते हैं, इसको तो बस यह मतलब है कि आप खुद को पहले पैसे देते हैं। आप देख सकते हैं कि बाकी हर एक को पहले पैसे देने से संपत्तियाँ वाले कॉलम में निवेश करने के लिए बहुत कम पैसा बचते हैं, बिल्कुल भी नहीं बचते हैं। ये रॉबर्ट कई दूसरे लोगों के साथ हुआ। कई बार कैश फ्लो इतना नहीं था खुद को और बिलों का एक साथ भुगतान किया जा सके, फिर भी उन्होंने खुद को पहले पैसे दिए। इसमें से आंतरिक दृढ़ता की जरूरत होती है जब बिल वसूल करने वाले चिल्ला रहे हों, लेकिन यह संपत्तियों में निवेश को प्राथमिकता बनाता है, अमीर बनने की ओर ले जाता है। खुद को सबसे पहले सफलतापूर्वक व्यवसाय के लिए नीचे दी गई बातें याद रखें। पहला, कभी भी भारी कर्ज में ना फंसें जिसको आप चुकाना हो। अपने खर्च कम कर रखें, अपनी संपत्तियों को सबसे पहले बनाएं, इसके बाद ही कोई बड़ा मकान या अच्छी कार खरीदें। दूसरा, जब आपके पास पैसे की तंगी हो तो दबाव बढ़ने दें, लेकिन अपनी बचत या निवेशों में हाथ न डालें। दबाव का इस्तेमाल अपनी वित्तीय प्रतिभा को प्रेरित करने के लिए करें ताकि वह ज़्यादा पैसे कमाने और आपके बिलों का भुगतान करने के नए तरीके सोचें। इससे आपकी पैसा बनाने की योग्यता और वित्तीय बुद्धि दोनों ही बढ़ जाएगी। याद रखें कि यह नियम आत्मत्याग या वित्तीय आत्म संयम को प्रोत्साहित नहीं करता है। इसका मतलब यह नहीं कि खुद को सबसे पहले पैसे दें और फिर भूखे मरें। जीवन आनंद के लिए है। अगर आप वित्तीय प्रतिभा का आह्वान करते हैं तो आप पास जीवन की सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप अमीर बन सकते हैं और बिल भी चुका सकते हैं। छठवां, अपने ब्रोकर्स को अच्छे पैसे दें। अच्छी सलाह की शक्ति। कई लोग डिस्काउंट ब्रोकर का इस्तेमाल करके या खुद के दम पर अपना मकान बेचकर खुद कुछ डॉलर बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छे पेशेवर व्यक्ति न सिर्फ आपका समय बचाते हैं बल्कि आपके लिए पैसे भी बनाते हैं। जानकारी अनमोल है। एक अच्छा ब्रोकर आपको जानकारी देगा लेकिन साथ ही वह आपको पैसे भी कमा कर देगा। उनसे सीखें। सच तो यह है कि आप उन्हें जितने पैसे देते हैं उसकी तुलना में उनके द्वारा दी गई इस जानकारी से आप ढेर सारा पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं। सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते। उनसे बातचीत करके पता लगाएं कि उनके पास कितनी जायदाद या निवेश है। ऐसा ब्रोकर खोजें जिनके दिल में सर्वश्रेष्ठ हित हो। उसके साथ न्यायपूर्ण बर्ताव करें। कंपनियों में संचालक मंडल इसलिए होता है क्योंकि वे जानते हैं कि अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों के साथ आसपास रहना कितना मूल्यवान होता है। आपके पास भी एक संचालक मंडल होना चाहिए। सातवां, इंडियन गिवर बने। कुछ देकर कुछ पाने की शक्ति, कुछ नहीं देकर कुछ पाने की शक्ति। जब पहले यूरोपीय निवेशी अमेरिका में रहने गए तो एक संस्कृति परंपरा की गलत समझ से इंडियन गिवर शब्दावली उत्पन्न हुई। अगर किसी गोरे आदमी को ठंड लगती थी तो इंडियन उसे एक कंबल देते थे। श्वेत प्रवासी से उसे उपहार मान लेता था और जब इंडियन कंबल वापस मांगता था तो उसे बुरा लग जाता था। इस इंडियंस को भी बुरा लगता था जब उसे पता चलता था कि श्वेत प्रवासी कंबल वापस नहीं करना चाहता था।
सौदा क्या था, यह समझने में गलती हुई थी। निवेश और संपत्ति वाले कॉलम के संदर्भ में इंडियन गियर बनना कुंजी है, यानी अपना शुरुआती निवेश वापस पाएं और जल्दी पाएं। एक उदाहरण है वह कांडो, जिससे रॉबर्ट ने $50,000 नकद में खरीदा। यह अच्छे सीजन में $2,500 महीने में किराए पर उठ जाता था और बाकी साल $1,000 प्रति माह पर। 3 साल के भीतर इसने अपने पैसा चुका दिया। दरअसल रॉबर्ट के मूल $50,000 दोबारा उनकी जेब में पहुंच गए थे और इस संपत्ति के लिए हर महीने कैसे पैसे कमाती रहती। कुछ को जोखिम पसंद नहीं आता और वे अपना पैसा बचत खाते में रखना पसंद करते हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं कमा रहा और उनके साथ मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। रॉबर्ट कहते हैं उनके प्रति प्रत्येक निवेश में एक अच्छा पहलू होना चाहिए। कोई चीज़ मुफ्त होनी चाहिए, जैसे मिनी स्टोरेज, मुफ्त ज़मीन का टुकड़ा, स्टॉक के शेयर, मकान और जोखिम सीमित होना चाहिए। 8वां, विलासिताएं खरीदने के लिए संपत्तियों का इस्तेमाल करें। एकाग्रता की शक्ति। हर इंसान की तरह रॉबर्ट भी विलासिताओं से प्रेम करते हैं, लेकिन वे उनके लिए कर्ज नहीं लेते। उनके बजाय उन विलासिताओं को खरीदने लायक पैसा उत्पन्न करने के लिए वो अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे एक मित्र का उदाहरण देते हैं जिसका किशोर बेटा कार खरीदना चाहता था। खुद की या बेटे की वजह से कार खरीदने के बजाय पिता ने उसने $3,000 दिए और शेयर बाजार पर कुछ जानकारी दी। फिर उन्होंने उसे तो बताया कि वह उस $3,000 का इस्तेमाल सीधे कार खरीदने के लिए नहीं कर सकता, उसे इसके निवेश करना होगा। जब वह $6,000 कमा लेगा तो वह कार खरीद सकता है। मूल $3,000 उसके कॉलेज फंड में चले गए। हालांकि बेटे को अब भी मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन उसे रुचि और ज्ञान आसमान छू रहा है। वह एक सबक सीख रहा है कि जीवन में उसके अच्छी तरह काम आएगा। जो चीज़ें चाहता था उसने भुगतान के लिए संपत्ति को बढ़ाना, संपत्ति वाले कॉलम में कैश फ्लो विकसित करना सिद्धांततः तो आसान है, मुश्किल तो पैसे के सही इस्तेमाल की मानसिकता, दृढ़ता और पैसे उधार लेना अल्पकाल में आसान है, लेकिन लंबे समय में मुश्किल है। 9वां, नायक चुने, मिथक की शक्ति। बचपन में हम जो सीखते हैं उसका एक बहुत शक्तिशाली तरीका अपने नायक की नकल करके सीखना है। रॉबर्ट वयस्क के रूप में भी यह जारी रखे हुए हैं। हालांकि उन्हें उनके नायक बदल गए हैं। बल्लेबाजी में विली वेज का नाटक करने के बजाय वे सौदेबाजी करने के समय ट्रंप की सहजता या प्रवृत्तियों का अवलोकन करते हैं, समय वॉरेन बफे की विशेषताओं योग्यताओं की नकल करते हैं। नायक बनाकर हम उनसे जीनस का दोहन करते हैं और चूंकि वे इसे आसान दिखाते हैं इसलिए वे हमें कोशिश करने के लिए प्रेरित कर देते हैं। 10वां, सिखाओ और आपको मिलेगा, देने की शक्ति। रॉबर्ट ने अमीर डैडी से पैसा और शिक्षा दोनों को सीखा। वे कहते हैं अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं तो आपको पहले देना होता है। जब उनके पास पैसे कम थे तब भी उन्होंने अपने चर्च या उनकी प्रिय परोपकारी संस्था को दान दिया। जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो, चाहे यह पैसा हो, मुस्कान हो, प्रेम हो, मित्रता हो, इससे पहले दें और प्रचुर मात्रा में आपके पैसे लौट आएंगे। यह सीखने सिखाने के लिए क्षेत्र में भी सच है। आप जितना ज़्यादा सिखाते हैं आप उतना ही ज़्यादा सीखते हैं। रॉबर्ट के दोनों डैडियों ने इसे साबित किया था। आपके पास जो है उसके प्रति उदार बने और यह सुनिश्चित करें कि आप कुछ पाने की खातिर नहीं बल्कि देने के आनंद के लिए दे रहे हैं। बाएं गोलार्ध का पल। अपने संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाने की प्राथमिकता की सुरक्षा करने के लिए खुद को पहले भुगतान करने के लिए आत्मअनुशासन का इस्तेमाल करें। दाएं गोलार्ध का पल। नए विचारों, चीज़ों करने के नए तरीकों के प्रति अपने दिमाग को खुला करें। यह दूसरे संचित विचारों की सिनर्जी बढ़ा सकते हैं। अवचेतन पल। आप क्यों अमीर बनना चाहते हैं, इसे गहरे भावनात्मक कारणों का दोहन करें, उन्हें शक्तिशाली बनाएं। वे दौलत की राह की बाधाओं को पार करने में मदद करेंगे। धन्यवाद। अध्याय 9, और ज़्यादा चाहिए तो यह करें। समरी। जो लोग करने वाले कामों की सूची चाहते हैं उनके लिए संक्षेप में कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं जो रॉबर्ट करते हैं। पहला, आप जो कर रहे हों उन्हें करना बंद कर दें। थोड़ा विश्राम लें और आकलन करें कि क्या काम कारगर है और क्या कारगर नहीं। सेकेंड, नए विचारों की तलाश करें। बुक स्टोर में जाएं और अलग तथा अनूठे विषयों पर पुस्तक की तलाश करें। जोएल मस्कोविट्ज की पुस्तक द 16% सॉल्यूशन ने रॉबर्ट को एक नई चीज़ सिखाई और तुरंत कर्म करने के लिए प्रेरित कर दिया। नेक्स्ट, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो वह कर चुका हो जो आप करना चाहते हैं। ऐसे लंच पर ले जाएं, उसको कारोबार की बारीकियां सीख लें तथा सलाह लें। नेक्स्ट, कक्षाओं में जाएं, पढ़ें और सेमिनार में जाएं। रॉबर्ट अखबारों और इंटरनेट पर नई व रोचक कक्षाओं की तलाश करते हैं। नेक्स्ट,
बहुत सारे प्रस्ताव दें। आपको पता नहीं होता कि सही भाव क्या है जब अब तक कि आपके सामने दूसरा पक्ष ना हो जो सौदा करना चाहता हो। ज़्यादातर बेचने वाले बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं। ये दुर्लभ होता है कि कोई विक्रेता इतना कम भाव मांगे जो उस चीज़ के मूल्य से कम हो। यह आनंददायक होता है तो और केवल एक खेल है। प्रस्ताव देते रहें, कोई हाँ कह सकता है और बचाव के अनुच्छेद के साथ प्रस्ताव दें। नेक्स्ट, 1 महीने में एक बार निश्चित इलाके में 10 मिनट तक जॉगिंग करें, पैदल घूमें, कार से जाएं। रॉबर्ट ने अपने कुछ क्षेत्र को कुछ सर्वश्रेष्ठ रियल एस्टेट निवेश इसी तरह पाए हैं। वे 1 साल एक निश्चित इलाके में जॉगिंग करते हैं और परिवर्तन की तलाश करते थे। उनके लिए सौदे में मुनाफे के 2 तत्व होने चाहिए, सौदा, अच्छा सौदा और परिवर्तन। बहुत सारे अच्छे सौदे होते हैं लेकिन परिवर्तन ही बहुत अच्छे सौदों को लाभकारी अवसर में बदलता है। इसमें हर महीने केवल चंद मिनटों की जरूरत होती है और वे कोई दूसरी चीज़ करते समय यह करते हैं, जैसे व्यायाम करना या स्टोर आते जाते समय। नेक्स्ट, सभी बाजारों में अच्छे सौदों की तलाश करें। उपभोक्ता हमेशा गरीब रहेंगे जब सुपरमार्केट में सेल होती है, जैसे टॉयलेट पेपर पर, तो उपभोक्ता दौड़ कर उसे खरीद लेते हैं। लेकिन जब मकान पर शेयर बाजार में सेल लगती है, अक्सर क्रैश या करेक्शन कहा जाता है, तो वही उपभोक्ता उससे अक्सर दूर भागता है। याद रखें, मुनाफा बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय कमाया जाता है। नेक्स्ट, अच्छे सौदों की तलाश सही जगह पर करें। एक पड़ोसी ने $1 लाख ने एक कंडोमिनियम खरीदा। रॉबर्ट ने उसे बगल में उसी जैसा कंडोमिनियम $50 में खरीद लिया। उसने रॉबर्ट को बताया कि वह भाव बढ़ने का इंतजार कर रहा है। रॉबर्ट ने उसे जवाब दिया कि फ़ायदा बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय होता है। उसने एक रियल एस्टेट ब्रोकर के जरिए इसे खरीदा था जो खुद किसी जायदाद की मालकिन नहीं थी। रॉबर्ट ने इसे एक बैंक फोरक्लोजर नीलामी में खरीदा था और एक कक्षा में $500 की फीस देकर ऐसा करने का तरीका सीखा था। उनके पड़ोसी ने सोचा था कि रियल एस्टेट निवेश की कक्षा के लिए $500 बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने कहा था कि पैसा यह समय वहन नहीं कर सकता था, इसलिए वह भाव के बढ़ने का इंतजार कर रहा था। नेक्स्ट, ऐसे लोगों की तलाश करें जो पहले खरीदना चाहते हैं, फिर किसी व्यक्ति की तलाश करें जो बेचना चाहता हो। पूरे केक को खरीदे और उसे टुकड़े में बांट दो। ज़्यादातर लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सामान की तलाश करते हैं, इसलिए उनकी नज़र बहुत छोटे टुकड़े पर ही रहती है। वे केक का सिर्फ एक ही टुकड़ा खरीदते हैं, इसलिए वे अनंततः कम सामान की ज़्यादा कीमत चुकाते हैं। सोचने वालों को बड़े अवसर नहीं मिलते। अगर आप ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो बड़ा सोचें। नेक्स्ट, बड़ा सोचें। रिटेलर्स थोक खरीदने वालों को डिस्काउंट देना पसंद करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अधिकतर कारोबारी लोग ज़्यादा खर्च करने वालों को पसंद करते हैं। भले ही आपकी हैसियत कम हो, लेकिन आप दूसरों के साथ मिलकर किसी बेहतरीन सौदे के लिए सौदाबाजी कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी खास वस्तु की बहुत सारी संख्या चाहते हैं। छोटे लोग हमेशा छोटे ही बने रहते हैं क्योंकि उनकी छोट सोचें होती है। वे अकेले काम करते हैं या बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट, इतिहास में सीखें। शेयर बाजार की सभी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थी। कर्नल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं बने जब तक कि 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ गंवा नहीं दिया। बिल गेट्स ने 30 साल से भी कम उम्र में संसार के सबसे अमीर व्यक्तियों की गिनती में आ गए। सक्रियता। नेक्स्ट, सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। आपको कर्म करना होगा, तभी आपको वित्तीय पुरस्कार मिल सकते हैं। इसी समय काम करें। कुछ अंतिम विचार समरी। यह पुस्तक लिखने के पीछे रॉबर्ट का कुछ मुख्य उद्देश्य यह जानकारी देना था कि बढ़ी हुई वित्तीय बुद्धि का इस्तेमाल करके जीवन की कई आम समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है। वे एक उदाहरण देते हैं किस तरह एक मित्र ने जो चिंतित था कि उसके बच्चों के कॉलेज की शिक्षा के लिए पर्याप्त पैसे की बजट नहीं हो सकती, फिनिक्स में एक मकान में शुरुआती $7,900 का डाउन पेमेंट कर दिया, जो कुछ साल बाद एक प्रोजेक्ट में बदल गया। जो आदमी हर महीने $3,000 उत्पन्न करता था, इसे शुरू करने के लिए बस थोड़े से पैसे और वित्तीय बुद्धि की जरूरत पड़ी। पैसे के बारे में शिक्षा और बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण है। जल्दी शुरुआत करें, कोई पुस्तक खरीदें, किसी सेमिनार में जाएं, अभ्यास करें और छोटी शुरुआत करें। आपके दिमाग में क्या है उसी से तय होता है कि आपको हाथों में क्या है। पैसा केवल एक विचार है। अकाउंटिंग के संसार में आमदनी 3 तरह की होती है, समान अर्जित, पोर्टफोलियो और निष्क्रिय। ज़्यादातर मामलों में निष्क्रिय आमदनी रियल एसेट निवेशों से प्राप्त होती है। पोर्टफोलियो आमदनी वह है जो शेयरों और बॉन्डों जैसे पेपर एसेट से प्राप्त होती है। टैक्स अर्जित आमदनी पर सबसे बड़ा और ज़्यादा, निष्क्रिय आमदनी पर सबसे कम लगता है। जैसा अमीर डैडी कहा करते थे, सरकार उस आमदनी पर ज़्यादा टैक्स लगाती है जिसके लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं। यह उस आमदनी पर उतना टैक्स नहीं लगाती है जिसके लिए आपका पैसा कड़ी मेहनत करता है। रॉबर्ट की दूसरी पुस्तक रिच
डैड्स, कैश फ्लो, क्वांटर्स में वे व्यवसाय के संसार के 4 प्रकार के लोगों के बारे में बात करते हैं। ई कर्मचारी, एस सेल्फ एम्प्लॉयड, बी बिजनेस मालिक और आई निवेशक। और जो लोग अपना क्वाड्रेंट कैसे बदल सकते हैं। रिच डैड की सीरीज तीसरी बुक रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग में रॉबर्ट अर्जित आय को निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आप में बदलने के महत्व पर ज़्यादा विस्तार पर बात करते हैं। रॉबर्ट और किम की बोर्ड गेम्स इस शिक्षा को जारी रखते हैं और वह सिखाती है जो पुस्तक नहीं सिखा सकती है। कैश फ्लो गेम्स फॉर एडल्ट्स और कैश फ्लो फॉर किड्स अर्जित आय को निष्क्रिय तथा पोर्टफोलियो आय में बदलने की बुनियादी निवेश योग्यताएं सीखने के लिए तैयार किए गए हैं। वे अकाउंटिंग और वित्तीय साक्षरता के सिद्धांत पर सिखाते हैं। कैश फ्लो 202 कैश फ्लो 101 का उन्नत संस्करण है और यह तकनीकी निवेशक को सिद्धांत सिखाता है। तकनीक निवेशक में उन्नत ट्रेडिंग तकनीकों शामिल है जैसे शॉर्ट सेलिंग, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन और स्ट्रैडल्स। जो व्यक्ति उन उन्नत तकनीकों को समझ लेता है वो पैसे कमा सकता है, चाहे शेयर बाजार का ऊपर जाए या नीचे। 3 आयों में फर्क जानना, अलग अलग आय पाने की निवेश योग्यताएं सीखना हर उस व्यक्ति के लिए बुनियादी शिक्षा है जो भारी दौलत और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना चाहता है। एक खास प्रकार की वित्तीय स्वतंत्रता जिसका स्वाद सिर्फ कुछ ही लोग शख्स पाते हैं। आप सभी को 2 महान उपहार दिए गए हैं, आपका दिमाग और आपका समय। इनका मनचाहा उपयोग या सदुपयोग करना आप पर निर्भर करता है। आपके हाथ में आप आने वाले हर डॉलर से आपको और सिर्फ आपको अपनी तकदीर तय करने की शक्ति मिलती है। हर दिन हर डॉलर के साथ आप अमीर, गरीब या मध्यवर्गीय बनने का निर्णय लेते हैं। यह ज्ञान अपने बच्चों को देने और उन्हें उस संसार के लिए तैयार करने का विकल्प चुनें जो उनका इंतजार कर रहा है। धन्यवाद।